These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ हो गए और तुम में से बहुतों की स्कूल खुल चुकी है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी। तो यार आज हम लोग तुम्हारा ज्योग्राफी चालू कर रहे हैं। तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस की जो बुक हमने चालू की थी उसको पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अब तुम्हारा मेन टारगेट बचा है ज्योग्राफी, और इसको करने के बाद अगर तुम्हारा इसके बाद टाइम बचता है तो तुम जो बुक बोलोगे उसके लिए तुम्हारे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम करवा रहे होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी कि ये बुक कंप्लीट हो, इसके बाद तुम्हारी जो दूसरी ज्योग्राफी की बुक है, जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली बुक है, वो कंप्लीट हो तो हम लोग उसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज तुम्हारा चैप्टर 9 है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तुम इस हेडिंग को भी 3 टुकड़े में देख सकते हो। सोलर रेडिएशन सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हीट बैलेंस, तुम्हारे अर्थ में हीट बैलेंस कैसे होता है, उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है, ठीक है, अर्थ में ही तुम्हारा टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, तुम जानते हो। तो ये चीज़ जो इसका जो रेगुलेशन होता है, इसका जो बैलेंस होता है वो कैसे होता है, अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आज हम लोग इनकी बात कर रहे होंगे। ग्रेट। तो ये तुम मेरे बारे में पॉज करके पढ़ सकते हो। मेरा नाम शिवांश गुप्ता है, ये तुमको अब पता ही होगा। बाकी चीज़ें भी तुम देख सकते हो अगर तुम चाहो तो। और मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आ रहा होता है। ठीक है, और तुम्हारे जो नोट्स थे, अभी तो मान लो अभी इस समय तो नहीं आ रहे तुम्हारे नोट्स, लेकिन तुम्हारे जो पुराने चैप्टर के नोट्स थे वो तुमको यहाँ से मिलेंगे। और तुमको अगर चैप्टर की स्लाइड्स चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हारे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक बेसिक सा तुमको एक स्टोरी बताया, मैं भी तुमको वैसे बता देता हूँ कि तुम अपने आसपास एयर को फील करते हो। तुमको ये पता होगा कि हम एक तुम्हारे हवा के गुब्बारे के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ ह्यूज पाइल ऑफ एयर हम लोग रह रहे हैं। और हम उसको कब महसूस करते हैं? हम तभी महसूस करते हैं जब हवा तुम्हारी मोशन में हो। अगर हवा स्टिल हो तो पता चलेगा क्या? हमको वैसे भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हवा जब तुम्हारे मोशन में होती है तभी तुम उसको फील करते हो, और उसको तुम विंड बोलते हो। ये तुम बहुत 6 में भी पढ़ते हो, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको मैं तुम्हारा एक बेसिक फ्लो बना रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, उसको शुरुआत करने के लिए। तो ये जो एनवलप है तुम्हारा एयर का, इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तुमको ये भी पता है। इसमें तुम्हारे बहुत सारे टाइप की गैसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारे एटमॉस्फेयर की बात। ठीक है, अब तुम्हारे अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी तुम्हारे अर्थ को जितनी भी मिलती है वो एक ही सोर्स से आती है, तुम्हारे सन से। मतलब मैक्सिमम एनर्जी तुम्हारी जितनी भी आती है वो तुम्हारे सन से आ रही होती है। ठीक है, तो तुम्हारे सन से क्या आती है? एनर्जी आती है। ठीक है, ऐसे मान लो ये तुम्हारी अर्थ है, ये सन से तुम्हारी एनर्जी आएगी, और जैसे तुम्हारी एनर्जी आई तो अर्थ तुम्हारा वापस इसको ऐसे रेडिएट कर देता है वापस तुम्हारा। ठीक है, तो इससे क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब सन से एनर्जी आई, अर्थ ने उसको वापस भेज दिया। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ क्या कि इसकी वजह से अर्थ ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? जितनी एनर्जी आई थी उतनी वापस चली गई। ये चीज़ तुमको जितनी सुनने में आसान लग रही है, चैप्टर खत्म होते तुमको समझ आएगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कितना मुश्किल से, कितने सारे, मतलब मुश्किल से तो नहीं बोलना चाहिए, बट कितने सारे तरीकों से मिल के आखिरी में ये चीज़ तुम्हारी हो रही होती है। ठीक है, तो अभी मन में क्वेश्चन लाते जाओ कि इसका बादल में क्या रोल हो सकता है, तुम्हारे ओजोन लेयर से भी तो टकराती थी, तो उससे कुछ रुकता है क्या, तुम्हारे ग्रीन हाउस गैसेस का क्या इफेक्ट आ सकता है इसमें, तो ये सब चीज़ें का क्या रिलेशन है, कैसे होंगी, हम इन सब की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब तुमको ये भी मैंने बताया कि जो हीट है वो कुछ पार्ट पे ज़्यादा होती है, कुछ पार्ट पे कम होती है। ठीक है, तुम्हारे इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते हैं। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होते हैं? जहाँ हीट ज़्यादा होगी वहाँ से तुम्हारे जो कोई अगर एरिया ज़्यादा हीटेड हो गया तो वहाँ से मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाएंगे, और वो एरिया क्या हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारे कुछ बचेगा नहीं, तो वो तुम्हारा लो प्रेशर वाला एरिया हो गया। हो सकता है तुमको ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ उतना क्लियर ना हो, ये तुम्हारे प्रीवियस क्लासेस का है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, बट हो सकता है तुमको ये जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर ना हो, तो वेट करो, इसको हम लोग जब तुम्हारा टॉपिक आएगा तो इसको बहुत आराम से एकदम बेसिक से डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब तुम्हारे प्रेशर डिफरेंस होगा तो तुम्हारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर तुम्हारी विंड्स चलती है, तुमको ये पता होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी विंड्स चलेंगी एक जगह से दूसरी जगह, और इसी में तुम जो हवा को फील करते हो वो इसीलिए करते हो क्योंकि जो विंड्स चल रही हैं उनकी वजह से। ये अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर रहे होंगे कि जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। जो हीटिंग और कूलिंग आपने बताया कि पहले अर्थ हीट होता है, फिर वापस रेडिएट बैक करता है तो वो कूल होता है। ठीक है, जो तुम्हारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने यहाँ पे बात की कि टेम्परेचर कुछ जगह पे ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे कम होता है, तो ये जो बैलेंस है ये कैसे बना रहता है। ठीक है, तो हम इन सब की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है आज का सोलर रेडिएशन। तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हम अभी पहला पार्ट कर रहे होंगे तुम्हारा सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो तुम्हारा जो अर्थ है वो तो उसकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी तुम्हारी आती है सन से। किस फॉर्म में?
शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। ये क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ, जस्ट मेरे को पैराग्राफ कंप्लीट करने दो, यहाँ पे मैंने बता के रखा है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा अर्थ इनकमिंग रेडिएशन रिसीव करता है, इनकमिंग मतलब जो भी सन से तुम्हारे लाइट आती है उसको एनर्जी बोलेंगे और एनर्जी को मैं रेडिएशन बोलूँगा, ठीक है। तो ये तुमको ये लिंक समझ आया, ठीक है। तो जो तुम्हारी एनर्जी आती है अर्थ में, ठीक है, तो इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो इसको मैं यहाँ पे मैं इंसोलेशन बोलूँगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज़ होगी इस चैप्टर में, इंसोलेशन, तो इसको तुम पढ़ सकते हो। तुम अगर एक बार डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो तुमको क्लियर समझ आएगा। द एनर्जी रिसीव बाय अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इज टर्म्ड एज इंसोलेशन। तो तुमसे अगर कुछ भी क्वेश्चन, मान लो इतना सिली क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट स्टिल व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो तुम्हारा ये आएगा इंसोलेशन, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो जितनी भी तुम्हारी रेज आती हैं उनको हम इंसोलेशन बोल रहे होंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, तुमको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो तुम्हारे इसको हमने नाम तो दे दिया, अब ये तुम्हारे आते हैं। अब तुम्हारा अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है। जियोइड बोले तो मतलब थोड़ा बहुत इस टाइप से है, ठीक है। इसका फिर थोड़ा और अच्छे से बताऊँ तो ऐसा कुछ, इतना भी नहीं, बट हाँ अनइवन है, तुमको ये चीज़ पता है। तो इस पर जब रेस पड़ेंगी तो वो सीधी पड़ेंगी क्या, नहीं। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर समझना है तो रेस सीधी कब पड़ती हैं, ये देखो तुम्हारे यहाँ पे मान लो एक प्लेन शीट है, उसमें मैं सन की रेस डाल रहा हूँ, तो सब में बराबर आएंगी, जैसा तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। सब में एकदम सीधी पड़ेगी। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इस टाइप के सरफेस के साथ करूँ, ये मान लो तुम्हारे अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा एक मैंने कॉर्नर से काटा, वो वाला पार्ट है ये। तो अभी कॉर्नर वाले पार्ट में देखो तुम्हारे पूरी सोलर रेडिएशन आ रही है क्या। अगर मैं तुमको इसको जूम करके देखूँ, ये देखो यहाँ पे सरफेस तुम्हारा ऐसा है और ये आ रही है ऐसे, तो टेढ़ा है। यहाँ पे तुम्हारा सरफेस कुछ ऐसा है और यहाँ पे टेढ़ी आ रही है। यहाँ पे तो तुम्हारा कुछ सरफेस ऐसा है, तो दिख रहा है तुमको कुछ एंगल बन रहा है। तो इस तरह तुमको ये समझ आए कि जो रेज हैं वो सीधी नहीं आती हैं, वो तुम्हारे ऑब्लिक रहती हैं। ऑब्लिक मतलब टेढ़े, तुम्हारे मतलब किसी एंगल पे तुम्हारे वो स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। सबसे बेसिक अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो तुमको ये समझ आए कि एकदम टेढ़ी पड़ती है, और इससे क्या होगा, अर्थ का बहुत स्मॉल पोर्शन पे वो इंटरसेप्ट करेगी, बहुत सारे वो पोर्शन पे इंटरसेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्या बोल रही है देखो, द सन रेज फॉल ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इंटरसेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वो सन्स एनर्जी, ठीक है, जो हमने बात की। और इसका अमाउंट कितना होता है, अभी हम एटमॉस्फेयर के ऊपर की बात करेंगे, ठीक है। जो अर्थ के ऊपर तुम्हारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कितनी एनर्जी है उसकी बात करेंगे। तो 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, एक मिनट में 1.94 कैलोरीज तुम्हारे आती हैं किस एरिया पे, एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे, ठीक है। ऑन दी टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, ये याद रखना, हम अभी अर्थ के अंदर की बात नहीं कर रहे, अभी हम ऊपर की ही बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारी एटमॉस्फेयर की लेयर है जो अर्थ के ऊपर है उसमें तुम्हारी इतनी आती है। अच्छा, ये निकाला कैसे होगा, वहाँ जाके कोई नाप रहा था क्या? ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तुमको पता होगा, ये तुम्हारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तुम्हारे डिवाइस होते हैं, उनसे पता चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का डाउट मत रखना। अच्छा, अब हमने बात की थी कि जो रेज आती हैं ये तुम्हारी शॉर्ट वेवलेंथ रहती हैं। अब ये क्या है भैया, तुमने, अच्छा तुमको याद है तुमने तुम्हारे 9th-10th में पढ़ा था कि जो तुम्हारी वेवलेंथ होती है वो तुम्हारी छोटी वेवलेंथ होती हैं, फिर लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं, और ये तुम्हारी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ठीक है। अगर नहीं सुना तो बस इतना समझो कि तुम्हारी जो शॉर्ट ये इस तरह की जो वेवलेंथ रहती हैं शॉर्ट होती हैं, और फिर ये धीरे धीरे ये तुम्हारी जो हो गई ये लॉन्ग वेवलेंथ हो जाती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही जानो, और इतना समझो कि जो भी रेडिएशन अर्थ से आ रही हैं वो लाइट के फॉर्म में आती है तुम्हारे, मैक्सिमम, ठीक है, सारी नहीं बोलो लेकिन मैक्सिमम एनर्जी तुम्हारे लाइट के फॉर्म में आती है। और लाइट जो है, विजिबल लाइट, वो तुम्हारे इस रेंज में आता है। कहाँ पे, ये जो पतली सी लाइन दिख रही है तुमको, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज के आसपास की, तो इस फॉर्म में तुम्हारी आती है। तो इसको अपन शॉर्ट वेव में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि तुम्हारे शॉर्ट वेवलेंथ में आती है। इन जनरल तुम्हारे लाइट के टर्म्स में आती है, मतलब लाइट के फॉर्म में आती है, ठीक है, लाइट के फॉर्म में आती है। तुमने देखा कि तुम्हारी धूप आती है, धूप जो होती है उसको यही बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी जो शॉर्ट वेवलेंथ है वही है तुम्हारी धूप, जो तुम्हारी लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट तुम्हारी होती है ये रेंज, और उसके थोड़ा बहुत आसपास की मान लो, ठीक है। तो ये तुम्हारी हाई इंटेंसिटी वाली तुम्हारी शॉर्ट वेवलेंथ आती हैं, ठीक है, और ये तुम्हारी अर्थ में स्ट्राइक करती हैं, और अर्थ तुम्हारा इसको लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा। तुम्हारा शॉर्ट वेव के फॉर्म में नहीं, ये वापस जाते समय ये लॉन्ग वेव बन जाएंगी, ठीक है। आई कैसे, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आई, अर्थ ने कुछ टाइम उसको होल्ड किया, फिर वापस उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया तुम्हारे लॉन्ग वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो शॉर्ट वेव का याद रखना, शॉर्ट वेवलेंथ वाली यहाँ पे आती हैं। अर्थ जब करेगा तो लॉन्ग वेव में करेगा, इसकी हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी, ठीक है। और तुम्हारी अब ये बताओ
एक चीज़ मतलब तुमको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ तुम्हारा। हाँ ये देखो, जब ऐसे तुम्हारा सन रोटेट करता है, तुमको ये पता है, तो सन के आसपास तुम्हारा अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। और जब इस टाइप से रोटेट करता है तुम्हारा ये अर्थ, तो किसी टाइम पे देखो तुम्हारा एक टाइम पे 147 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है और एक टाइम पे तुम्हारा 152 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है। तो सन की रेस एक टाइम पे ज़्यादा आ रही है, एक टाइम पे कम आती हैं, ठीक है। तुमको ये चीज़ पता है। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं, ठीक है। तुम्हारा एक टाइम पे क्या होता है, सन की रेस तुम्हारे पास में होती हैं जब यहाँ पे रहता है, ठीक है, और एक टाइम पे दूर रहती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब पास में होगा तो ज़्यादा आनी चाहिए सन की रेस, ठीक है, और जब दूर रहे तो कम आनी चाहिए। तो इसको लेके क्या चीज़ें हैं ये देखो, ठीक है। तो ये बताया कि तुम्हारा ये जो सन रेज है ये वेरी करती है तुम्हारे साल के कुछ कुछ हिस्सों में, ठीक है। कुछ हिस्सों की बात मतलब हम लोग जुलाई की करेंगे और जनवरी की करेंगे। क्यों? यहाँ पे एपीहीलियन और पेरीहीलियन हो रहा होता है। पेरीहीलियन एपीहीलियन कुछ नहीं, वो तुम्हारे अर्थ की पोजीशन को बोलते हैं। जब अर्थ सबसे दूर रहे सन से तो वो तुम्हारा एपीहीलियन हो जाता है, जब सबसे पास रहे तो पेरीहीलियन हो जाता है। और पेरीहीलियन तुम्हारे जनवरी में होता है, एपीहीलियन जुलाई में होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ ऐसी तुम्हारी जो बताई मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हारा वही चीज़ बता रहा है कि इतना इतना दूर होता है। अब ठीक है, अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है ये बताते हैं। अच्छा, पास रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, भूल सकते हैं, ठीक है। तो वही बताया कि तुम्हारे जनवरी में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, पर भैया यहाँ तो काफ़ी डिफरेंस है, 147 मिलियन किलोमीटर और यहाँ 153 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे तो 6-7 तुम्हारे मिलियन किलोमीटर का फ़र्क है, तुम्हारे 6 मिलियन किलोमीटर का। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है? तो इससे यहाँ पे होता क्या है भाई, जो बाकी फैक्टर्स हैं, अब तुम्हारे सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये चीज़, तुम्हारे जो बाकी इफेक्ट हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा सोलर आउटपोस्ट तुम्हारे अदर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो गया, तुम्हारा सी हो गया, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन कैसा हो गया, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो जनवरी में आता है तुम्हारा वो तुम्हारा जो तुम्हारी सनरेज आती हैं वो जनवरी में ज़्यादा आती हैं। अगर मैं इसको बोलूँ, इंसोलेशन तुम्हारी जनवरी में ज़्यादा आती है, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा नहीं आती कि हमको अलग से समझ आए, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं ये उसको ओवरशेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी। ये तुमको जो मैंने बताया था कि ये ओब्लिकली तुम्हारा लगता है, तो ये देखो तुम्हारा ये से लग रहा है, यहाँ पे 66.5 डिग्री पे तुम्हारा जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ 47 डिग्री पे, यहाँ 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे इस टाइप से जा रहा होता है। तो ओब्लिक कैसे तुम्हारा वो होगा, ये तुमको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम एटमॉस्फेयर में थे, अब एटमॉस्फेयर से अंदर आ रही रेस, तो हम उनकी बात करेंगे। ये पूरी एक जर्नी है, तुम्हारे ऊपर सन से आ रही है, सन से आके एटमॉस्फेयर में टकराएगी, एटमॉस्फेयर से आके अर्थ में टकराएगी, फिर अर्थ से तुम्हारी वापस एटमॉस्फेयर में टकराएगी। कुछ अर्थ से डायरेक्ट भी जाती है, ठीक है, तो कुछ पार्ट डायरेक्ट जाएगा, कुछ एटमॉस्फेयर से टकराएगा और फिर वापस स्पेस में चला जाएगा। तो ये जो पूरी जर्नी है हम इसको एक एक करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ वेरिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी तुम्हारी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है। ये तुम्हारे डे के साथ साथ भी वेरी करती है, तुम्हारे ईयर के साथ साथ भी वेरी करती है। तुमको पता है ठंड में हो सकता है इंसोलेशन कम हो, तुम्हारी गर्मी में ज़्यादा हो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है भाई? तुम्हारा रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज, तुम्हारे किस एंगल पे इंक्लाइन हो रहे हैं तुम्हारे सनरेज, ठीक है। लेंथ ऑफ डे हो गया तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम डे रहेगा तो ज़्यादा इंसोलेशन होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है, हो सकता है तुमको अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और कन्फिगरेशन ऑफ लैंड, अब ये क्या है? तुम्हारे लैंड का कन्फिगरेशन कैसा है, वहाँ लैंड कितना है, सी कैसा है, इन सब की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट के जो फैक्टर्स हैं इनका थोड़ा सा कम रोल है, लेकिन जो तुम्हारे मतलब ओवरऑल देखोगे तो बहुत इन सबका रोल है। जो लास्ट के दो हैं इनका थोड़ा सा कम रोल रहता है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले तुमको ये पता है कि जो अर्थ तुम्हारी जो है 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है तुम्हारे सन के साथ, किसके साथ? सर के ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल राउंड ऑफ द सन है। ऑर्बिटल राउंड ऑफ द सन मतलब कि इसको मैं कैसे बताऊं? हाँ, ये देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा सन है, ठीक है, तो ये उसका ऑर्बिटल राउंड हो गया, ये एग्जैक्ट वाला, ठीक है। अगर ये मान लो ये सन का हाफ पार्ट है, तो इसके जो अगर तुम स्ट्रेट में आ जाओगे तो इसका सन का ऑर्बिटल राउंड है। तो अर्थ अगर ऐसे एकदम सीधी रहती तो 90 डिग्री बनाती है उसके साथ, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या करती है? तुम्हारी ऐसी रहती है, तो अब 90 डिग्री बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तुमको समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ऐसे टकरा रही होती तो 90 डिग्री होता, लेकिन अब देखो कुछ एंगल बनाएगी, ये कुछ इस टाइप से एंगल बनाएगी। तो ये जो एंगल बनाती है ये तुम्हारा 66.5 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ऑर्बिटल राउंड ऑफ द सन क्या है, तुमको ये भी समझ आ रहा होगा। तो इंसोलेशन इसके वजह से तुम्हारे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पड़ते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग सारे फैक्टर्स देख रहे होंगे। पहला फैक्टर क्या है तुम्हारा?
तुम्हारा पहला फैक्टर है द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखो तुम्हारा रोटेशन होगा अर्थ का अपने एक्सिस पे, ठीक है, मतलब सन के अराउंड तो घूम रही है, पर वो अर्थ भी तो खुद में घूमती है अपने ही एक्सिस में, ठीक है। तो अर्थ अब जब अपने एक्सिस में ही ऐसे ऐसे घूमती है, एक तो हो गया तुम्हारे सन के अराउंड, ठीक है, एक हो गया अपने ही एक्सिस में घूमती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमती है अर्थ, ठीक है। तो जब ऐसे घूमती है तुम्हारी अर्थ तो वो होता है तुम्हारा रोटेशन। तो जो साइड तुम्हारे सन को फेस करेगा वहाँ तुम्हारे धूप होगी या फिर डे होगा। जो साइड तुम्हारा सन के अगेंस्ट होगा, मतलब अपोजिट साइड होगा सन के, वो तुम्हारा रात फेस करेगा, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारा सन यहाँ पे है ऐसा, अब इतना छोटा सन होता नहीं है, मतलब तुम बस इमेजिन करो, तो अगर सन यहाँ पे है तुम्हारा, तो ये वाला साइड तुम्हारा डे फेस करेगा और ये वाला तुम्हारा नाइट फेस करेगा, और यही चीज़ उल्टी हो, अगर इसको मैं तुमको GIF से दिखाऊँ थोड़ा सा, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। देखो जहाँ पे सन, ये सन है, यहाँ पे दिखा रहे तुम्हारे सन दिखा रहा है, तो जहाँ सन हो वहाँ डे होगा, बाकी जहाँ सन नहीं है वहाँ नाइट हो रही होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा फिनोमिना है, तो ये इफेक्ट करता है। दूसरा फिनोमिना क्या है, तुम्हारा एंगल, तुम्हारे किस एंगल पे तुम्हारी इंसोलेशन पड़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, अगर मान लो यहाँ से तुम्हारी सनरेज आ रही हैं तो डायरेक्ट आ रही हैं, डायरेक्ट मतलब एकदम सीधे आ रही हैं, मतलब कोई एंगल होगा जहाँ पे सीधे पड़ेंगी तुम्हारी, ठीक है। तो अगर सीधे आ रही हैं तो छोटे से एरिया में पड़ेंगी, और छोटे से एरिया में पड़ेंगी तो सनरेज ज़्यादा होंगी। इसको कैसे तुम देखोगे, अपने घर पे एक टॉर्च लाइट लेके आओ, ठीक है, और उसको एकदम ऐसे एकदम सीधे, मान लो अगर ये तुम्हारी टॉर्च लाइट है तो एकदम ऐसे नीचे गिराओ, तो तुम देखोगे कि एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। और जब इसको तुम ऐसे टेढ़ा करो इसी सरफेस के साथ, तो देखना जो तुम्हारी जो टॉर्च की लाइट है वो तुम्हारी लंबे सरफेस में पड़ेगी, पहले इतना ही बड़ा मान लो सिर्फ इतने एरिया में पड़ रही है, तुम इसको ऐसे टेढ़ा करोगे तो इतने सारे एरिया में तुम्हारी लाइट जारी होगी, ठीक है। तो तुम ऐसे जितना टेढ़ा कर जाओगे लाइट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बट लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब हर जगह जितनी लाइट आ रही होगी वो कम रहेगी। अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट एक छोटे से एरिया में आ रही होगी, ठीक है। इसको अभी करके देखो, तुमको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक टॉर्च लिया, एक लाइट मारी, और ये टॉर्च क्या है, तुम्हारा सन है, ठीक है। तो ऐसे जब मैंने लाइट मारी तो एक छोटे से एरिया में पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारे छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। और यही चीज़ अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे करूँ, ठीक है, तुम्हारी टॉर्च लाइट से मैं ऐसे करूँ, तो अब क्या होगा कि तुम्हारे ज़्यादा एरिया में पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मैंने क्या किया, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया हल्का सा, तो तुम्हारा एरिया लाइट का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे अब ज़्यादा एरिया में लाइट आ रही है, देखो, बट जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो कम हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज एरिया, ये चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो इससे क्या होगा कि छोटे एरिया में जब पड़ेगी तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी उस एरिया में, जब लंबे एरिया में पड़ेगी तो कम होगी। छोटे एरिया कहाँ पे मिलेगा उसको, तो इक्वेटर के पास, जहाँ वो ऑलमोस्ट जब सीधी पड़ रही होगी, ठीक है, जिस एरिया में वो सीधी पड़ रही होगी वहाँ पे, और पोल्स में उसको एकदम सबसे ज़्यादा ऑब्लिक एंगल में वो पड़ेगी। तो जब सबसे ज़्यादा ऑब्लिक एंगल में पड़ेगी तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सब जगह कम हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी, नहीं आई तो टॉर्च वाला खुद से एक बार करके देखना, उसके बाद तुमको कैसे भी डाउट नहीं होगा। मैं तुमको यहाँ भी करके दिखाता, बट ऐसे बन नहीं रहा था तुम्हारे कैमरा के सामने करते, मैंने करके देखा था, ठीक है, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम करो, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। और तुम्हारे यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ 40 डिग्री पड़ रही है, यहाँ पे 66 में पड़ रही है। तुम्हारे ट्रॉपिक्स में ये वाले, अगर तुम्हारा सन यहाँ पे है तो तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 90 डिग्री पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगा, तुम्हारा मान लो कि अर्थ ऐसे घूम रहा है, हाँ ये वाले में, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तुम्हारा, तो तुम्हारा सन कुछ ऐसा, यहाँ पे अर्थ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तुम्हारा अर्थ यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, और इस वाले एरिया में तुम्हारा, इस वाले एरिया में भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो तुम यहाँ पे देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ ज़्यादा लाइट जा रही है, ठीक है, और इधर तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ कम लाइट जा रही है। तो तुम्हारे जब इस साइड सन को फेस करेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तुम्हारे ज़्यादा लाइट जाएगी, और जब तुम्हारे जनवरी साइड फेस करेगा तो यहाँ पे तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कम पड़ेगी, तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखो डायरेक्ट पड़ रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में तुम्हारे टेढ़े पड़ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैसी हो गई जगह, बट तुमको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अर्थ तुम्हारी ऐसे टेढ़ी है, तो जब सन को ऐसे फेस करेगी तो जो तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है, इसको मैं और बोलूँ तो जो नदर्न हेमिस्फीयर रहता है तुम्हारा, वहाँ ज़्यादा लाइट पड़ रही होगी, ठीक है। और तुम्हारा जो साउथ का हेमिस्फीयर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ कम लाइट जा रही होगी। और यही चीज़ जब ऐसे घूम के आ जाए अपोजिट में, ठीक है, तो कैसे, यहाँ तुम्हारा सन है, इसको दूसरे हाथ से देखो, ठीक है, ये ऐसे हो गया तुम्हारा, अब ऐसे हो गया ये, ठीक है,
हाँ ऐसे ठीक दिख रहा है। तो जब ऐसे हो गया तो अब तुम्हारे सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लाइट पड़ेगी, ठीक है, तुम्हारे ये वाले हिस्से में, और ये वाले हिस्से में तुम्हारी लाइट कम पड़ेगी। तो जब लाइट कम पड़ेगी वो वाले हिस्से में, तो जो तुम्हारा नीचे वाला एरिया है वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। तो अब इसको थोड़ा मन से देखना तो तुमको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ जनवरी में अपने यहाँ क्या होती है इंडिया में? ठंडी, क्योंकि ये ऊपर वाले एरिया में हम रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी, क्योंकि वो नीचे वाले एरिया में है। क्योंकि तुम्हारे जनवरी में जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ ज़्यादा लाइट रहती है, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको समझ सकते हो। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब बाकी फैक्टर्स में देखो, इसकी बात हमने कर दी कि ये कैसे होता है। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों दिखा रहा है? तुम्हारे सनरेज ऐसे पड़ रही हैं, ठीक है, और यही सनरेज अगर यहाँ से पड़ती, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँ कि सनरेज अगर यहाँ से पड़ रही होती तुम्हारे, तो देखो यहाँ पे ज़्यादा पड़ेंगी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कम पड़ेंगी यहाँ पे। तो जब दूसरे साइड तुम्हारे अर्थ दूसरे साइड घूम के जाएगी तो यही होता है, ठीक है। तो जो मैं बताया हूँ आई होप तुमको समझ आ रहा होगा। मैंने अपने मतलब पूरे एफर्ट्स डाले कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा क्या है तुम्हारा? ड्यूरेशन ऑफ द डे। तुम्हारा डे जितना ज़्यादा होगा तुम्हारा उतना ज़्यादा वहाँ पे सनरेज पड़ेंगी। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। तो जितना बड़ा डे होगा उतनी ज़्यादा सनरेज होंगी। तो यहाँ पे तुम्हारे फैक्ट्स लिखे हुए कि कहाँ पे कितना बड़ा डे होता है। तुम कुछ जगह पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे 0 डिग्री पे 12 घंटे का होता है, मतलब इक्वेटर की बात कर रहे हैं। जून में 12 घंटे, जून में 12 आवर्स का, दिसंबर में भी 12 आवर्स का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर हो रहा होता है, ठीक है। तो 20 डिग्री में जाओगे तो ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम एक हेमिस्फेयर को लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो दिसंबर में यहाँ पे फिर तुम्हारा ऐसे वेरी करता है। तुम्हारा जून साइड ये ज़्यादा हो जाता है। जून साइड ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जून साइड तुम्हारा ये डायरेक्टली तुम्हारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को फेस कर रहा होता है तुम्हारा सन, ठीक है। तो जब जून में डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को फेस कर रहा होता है तो यहाँ डे ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हारा इनडायरेक्टली फेस कर रहा है। इनडायरेक्टली बोले तो तुम्हारा यहाँ पे सनरेज उतना ज़्यादा फेस नहीं कर रही हैं, ठीक है, ये एरिया नीचे रहता है। तो यहाँ पे तुम्हारा डे जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आ रही होगी। और तुम्हारे 90 डिग्री पोल्स में देखो तो जो नदन तुम्हारा, अच्छा ऐसा है, ठीक है, यहाँ से सनरेज आ रही हैं, ऐसा है तो यहाँ सनरेज सबसे कम जाएंगी, ठीक है। तो जो तुम्हारा दिसंबर वाला टाइम है जब तुम्हारी सनरेज नीचे पड़ रही हैं, ऊपर कम जा रही हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा सन इस साइड है तो ऐसे ऐसे रेज आएंगी तुम्हारी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट जो तुम्हारा जो पोल है ऐसा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तुम्हारा, तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचेंगी क्या? नहीं। तो इसलिए तुम्हारे दिसंबर के टाइम में वहाँ रात रहेगी। और यही चीज़ जब सन तुम्हारा पहले ऐसे था, अब ये अर्थ तुम्हारा घूम के इधर आ गया, ठीक है। जब घूम के इधर आ गया तो अब सन की रेस ऐसे आएंगी, ठीक है, यहाँ पे। जब सन की रेस ऐसे आएंगी तो अब डायरेक्ट पड़ेंगी सन की रेस, तो यहाँ पे क्या होगा? पूरे टाइम दिन होगा। तो इसीलिए क्या होता है तुम्हारे जो तुम्हारा जून से तुम्हारा जून वाला टाइम है, इस टाइम यहाँ पे पूरा 6 महीने का तुम्हारा दिन होता है और 6 महीने की यहाँ पे रात होती है, ठीक है। जो इक्विनॉक्स वाला देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा मैसी हो गया, इसको हटा, ठीक है, रुको, नहीं जाएगा, रुको, ऐसे ही बताते तुमको। यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा ये है, ठीक है, जो जब ऐसा भी होगा ना कि एक टाइम पे यहाँ पे बीच में आएंगे तुम्हारे, तो ये वाला जो एरिया है इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ से इस, रुको पेन का कलर चेंज करने दो, तुमको तब समझ आएगा। तो ये वाला जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये वाले ड्यूरेशन में जो तुम्हारा अर्थ है, हाँ अब तुमको शायद समझ आएगा। हाँ, तो ऐसा भी होगा ना जब यहाँ से तुम्हारे ऐसे घूम के जाएगी एक टाइम पे, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ से घूम के और यहाँ आएगी, ठीक है। तो जो तुम्हारा 6 महीने का दिन हो रहा है वो कब हो रहा है? तुम्हारा 6 महीने का दिन इस टाइम पे हो रहा है, जो ये वाला टाइम है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 6 महीने का दिन, सॉरी यहाँ पे 6 महीने की रात हो रही होगी तुम्हारी, और यहाँ पे तुम्हारा 6 महीने का दिन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऐसे इंक्लाइंड है ये, ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड है। तो तुम्हारा जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये अभी फेस करेगा, जब उल्टा पहुँच जाएगा नॉर्थ वाला यहाँ पे रहेगा, तब जब ऐसे उल्टा घूम के पहुँच जाएगा नॉर्थ वाला, तो अब सन को फेस करेगा क्या? ये नहीं फेस करेगा। तो इस टाइम पे इसलिए यहाँ पे रात होती है। और साउथ वाले के साथ उल्टा होता है, साउथ वाला यहाँ पे मैक्सिमम फेस कर रहा होता है, और जब ये तुम्हारा एपीहीलियन के टाइम पे ये मिनिमम फेस कर रहा होता है, ये उल्टा हो जाएगा साउथ वाले के साथ, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक बार खुद से समझने की कोशिश करोगे वीडियो को वापस देख के, तो तुमको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे ड्यूरेशन वेरी करता है, जैसे 90 डिग्री के साथ हुआ वैसे 60 के साथ, इसके साथ थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें सनरेज पड़ती हैं,
थोड़ी कम लेकिन यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर था तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, अब मान लो तुम्हारा कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, ऐसे जैसे दिख रहे हैं तुमको, ठीक है, ऐसे खूब सारे क्लाउड्स हैं, तो सनरेज पहुँच पाएंगी क्या नीचे तक? नहीं पहुँचेंगी उतना अच्छे तक। तो जितना ज़्यादा तुम्हारा क्लाउडी अगर एरिया है तो वहाँ पे सनरेज कम पहुँचेंगी, ठीक है। तो इसलिए तुम देखोगे कि जो समुद्र रहता है उसके ऊपर तुम्हारे बहुत सारा इवापोरेशन होगा, बहुत ज़्यादा इवापोरेशन मतलब बहुत सारे क्लाउड्स, तो वहाँ पे तुम्हारा इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन का मतलब मैं मानता हूँ कि अब तुम समझने लगे हो, तो जो इंसोलेशन है उस एरिया में वहाँ पे कम होता है, ठीक है। और इंसोलेशन कम होता है तुम्हारा, इसलिए क्या होता है वहाँ पे तुम वो एरिया मतलब कि ठंडा रहता है। अब इसको मैं थोड़ा उतना नहीं डीप में जाना चाहता कि वो ठंडा क्यों रहता है, गर्म क्यों रहता है, बस तुम इतना समझो अभी कि जो एरिया पे जहाँ पे तुम्हारा बादल बहुत सारे रहेंगे वहाँ पे इंसोलेशन कम होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्यों कम होगा? क्योंकि बादल जो तुम्हारे इंसोलेशन है उसको नीचे आने नहीं देंगे, जो तुम्हारा बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, वही तुम्हारे एब्जॉर्ब कर लेंगे इंसोलेशन को, ठीक है। इसको हम हीट बजट में आगे देख रहे होंगे। ग्रेट। तुम्हारा फिक्स फैक्टर है अब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड तुम्हारा कैसा है, तो यहाँ पे भी वही फैक्टर आ जाता है। ये अच्छा, ये तुम्हारे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे ओशन के ऊपर ही तुम्हारे ज़्यादा बादल हो, तुम्हारे लैंड के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे मैं एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है उसकी बात करें, तो ट्रांसपेरेंसी कौन रोक रहा है एटमॉस्फेयर की? बादल, ठीक है। और भी तुम्हारी चीज़ें हैं लेकिन मेजरली यहाँ पे हम बादल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात हो अगर करें हम लोग, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में क्या फ़र्क आता है? तो कुछ जगह तुम देखोगे जहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे इंसोलेशन आराम से होगा, ठीक है। और तुम्हारा ये भी तुमको ये चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो लैंड है वो गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा पानी है उसको गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तुम देखे होगे कि तुम्हारे अगर तुम गर्मी के टाइम पे जा रहे हो, ठीक है, तुम अगर किसी तालाब के किनारे जा रहे होगे तो तालाब के किनारे जब तुम नंगे पाँव चलोगे तो तुमको बहुत गर्म लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्म है। और यही तुम तालाब के पानी में देखोगे तो तुमको ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि तालाब का पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता और लैंड तुम्हारा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर है। इससे क्या होगा, तुम्हारे लैंड में इंसोलेशन ज़्यादा होगी और जो तुम्हारा सी वाला एरिया है यहाँ पे तुम्हारे इंसोलेशन कम हो रही होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे 5 फैक्टर हो गए। अब इसके बाद एक फैक्टर और आता है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुमको बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे आगे फिर से बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेस तुम्हारे किस इंक्लिनेशन पे हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है तुम्हारे लैटिट्यूड के हिसाब से। तुम यहाँ पे हमने देखा, देखो तुम्हारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास तुम्हारी मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पे पड़ रहा है तुम्हारा, ठीक है। इक्वेटर पे ही तुम्हारा 66 डिग्री हो जाता है जब सन यहाँ पे है, ठीक है। हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जब सन यहाँ पे होगा तो रेज़ यहाँ से आएंगी, जो तुमको यहाँ पे रेज़ आती हुई दिख रही हैं यहाँ से आएंगी, तब सिचुएशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 90 डिग्री में पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी क्या बात कर रहे हैं, जब तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ जब नदर्न हेमिस्फीयर में तुम्हारा लाइट पड़ रही है, जब तुम्हारा एपीहीलियन है, हम तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको समर सोलेस्टिस भी बोलते हैं तुम्हारा। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो जहाँ मतलब जिस एंगल में पड़ेगी, अगर 90 डिग्री में आ रही है तो मैक्सिमम हो जाएगी। और तुम्हारे पोल्स में देखो बहुत कम एंगल बना रही है, तो बहुत ज़्यादा इनको स्कैटर करना पड़ेगा। अब स्कैटर क्या होता है मैं तुमको आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम 9th-10th में पढ़े हो, बट उसको अभी छोड़ो, ठीक है। तो इतना समझो कि अगर जितना कम एंगल बनाएगी, जैसे यहाँ पे जितना कम मतलब यहाँ पे एकदम सीधी पड़ रही है 90 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगी। और यही अगर एकदम टेढ़ी पड़ रही है तो टेढ़ी पड़ेगी तो उतना अच्छे से इंसोलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताइए, स्मॉलर एरिया शॉर्ट डिस्टेंस तो ज़्यादा होगी सनरेज, यहाँ पे डिस्टेंस भी उसको ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है और लार्ज एरिया में पड़ रही है, ठीक है। तो ये फैल जाएगी उतने से एरिया में, तो एरिया तो ज़्यादा कवर करेगी, बस उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे समझो, ये देखो यहाँ पे मैक्स ज़्यादा रेस आ रही हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा ओब्लिक पड़ेंगी यहाँ पे तो अब थोड़ा सा देखो फैल गई हैं, अपना एरिया बढ़ा ली हैं, बट जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे जो तुम्हारे एकदम लो एंगल में पड़ेगी तुम्हारे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एरिया तो बढ़ गया लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। सेम गोज़ अगर यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसा होगा तुम्हारा। अब देखो, अब तुम्हारा जो रेडिएशन है, जो तुम्हारा इंसोलेशन है, अब तुम्हारे एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि अर्थ में क्या क्या होगा, कैसे होगा। अब अर्थ के अंदर आ जाओ, अर्थ के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे एटमॉस्फेयर में पड़ा, ठीक है। तो अब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा ये देखो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ये जो शॉर्ट वेव होती हैं,
एटमॉस्फेयर इसको ईजिली पास होने देता है, मतलब इसको उतना ज़्यादा, इसको एटमॉस्फेयर को उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी ये ट्रांसपेरेंट रहता है शॉर्ट वेव रेडिएशन को, मतलब उसको आने देता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है। फिर तुम्हारे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में जब ये पहुँचती हैं तो तुम्हारे जो वाटर वेपर हो गए, तुम्हारी ओजोन लेयर हो गई, और जो और भी गैसेस होती हैं दूसरी, वो तुम्हारे इंफ्रारेड और उसके आसपास के जो लेंथ की, उसके आसपास के मतलब जो वेवलेंथ की जो रेज हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, इंफ्रारेड की। अब तुम्हारा इंफ्रारेड कहाँ पे आता है, हमने बात की थी, चलो हाँ ये देखो, इंफ्रारेड तुम्हारे विजिबल लाइट से थोड़ी बड़ी जो रहती हैं, ठीक है। अब उससे वो तुम्हारी यहाँ पे यूवी रेज भी आ रही होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेंट रेज जो तुम्हारी सन से आती हैं, तुम्हारी इंफ्रारेड भी थोड़ा बहुत आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो रहती है इंफ्रारेड और इसके आसपास के तुम्हारी वेवलेंथ की जो रेज रहती हैं उन सबको तुम्हारा ये वो करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी फिर जो नीचे आई, इससे और नीचे आई, तो जो स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं तुम्हारे, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, डस्ट हो गया और भी है तुम्हारे। तो उन लोग क्या करते हैं, ये जो तुम्हारी लाइट आती है उसको स्कैटर कर देते हैं। कैसा स्कैटर कर देते हैं, जैसे ये लाइट पड़ी, ठीक है, जैसे ये लाइट आई और ऐसे तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इससे टकरा के लाइट ऐसे फैल जाती है, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, ये तुमको पता होगा। तो ये स्कैटर कर जाती है लाइट, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ये तुम्हारे स्कैटर हो गई लाइट। अब क्या होगा, स्कैटर हो गई, इसलिए तुमको जो स्काई का कलर जो दिखता है, जो तुमको ब्लू कलर दिखता है स्काई का, ये इसी स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ये तुम्हारी लेयर्स हो गई, ये तुम्हारे मैक्सिमम जो रहते हैं, मतलब जो भी जो रेंज रहती है इंफ्रारेड रीजन और भी जो रेंजेस रहती हैं उनको हटा देती है, और तुम्हारे जो विजिबल लाइट वाला जो स्पेक्ट्रम है और थोड़े बहुत रेस को बस वो आने देती है नीचे तक, ठीक है। तो ये तुम्हारी मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब तुम एक और चीज़ देखे होगे, तुम्हारा इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे सन का कलर जो वो जो तुम्हारे स्काई का कलर रहता है वो ऑरेंज टाइप का रहता है, तुम्हारा पर्पल टाइप का रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है, ठीक है, और शाम को तुम्हारा ब्लू दिखता है। अब तुमको ये पता है जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तुम अगर रेनबो में देखोगे तो विबग्योर जो होता है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा अब मैं पूरा नहीं लिखा, विबग्योर तुम्हारा जो होता है उसमें तुम्हारे वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो तुम्हारी छोटी वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो जल्दी स्कैटर हो जाएगी, उसकी लेंथ छोटी रहेगी तो टकरा के जल्दी स्कैटर हो जाएगी, और लंबी वेवलेंथ की जो लेंथ रहती है वो स्कैटर उतना अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। अभी तुम्हारे 9-10 का फिनोमेना है, उतना मैं डीप में नहीं घुस रहा समझाने के लिए, ठीक है। तो जब वो उसको लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है वो तभी स्कैटर होती है तुम्हारी बड़ी वेवलेंथ, ठीक है। तो अब जब इवनिंग के टाइम पे कैसा होगा, सन रेज तुम्हारी बहुत ज़्यादा ओब्लिक तुमको पड़ रही होगी तुम्हारे मतलब कि अर्थ में, ठीक है। तो ओब्लिक पड़ रही होगी तो उससे क्या होगा, ठीक है, एक बार इसके लिए फिर से तुम वो देखो, एक मिनट, हाँ ये देखो, जैसे तुम्हारा ऐसे घूम रहा है यहाँ पे सनरेज, ठीक है। तो जैसे सनरेज घूम रहा है तो एकदम एंड में, जहाँ पे मतलब कि ये जस्ट नाइट और डे के बीच वाला पार्ट, ठीक है, एकदम बाउंड्री में देखो सनरेज तुम्हारी ओब्लिक पड़ रही होंगी, टेढ़ी पड़ रही होंगी, ठीक है, एकदम टेढ़ी ऐसे साइड से जा रही होंगी। तो जब ये टेढ़ी पड़ रही होती हैं तब तुम्हारा उनको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और जब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तब तुम्हारी ये रेड दिखती है, ठीक है। तो तुम्हारी जो लार्ज वेवलेंथ है रेड और ये सब ये भी स्कैटर हो रही होती हैं। स्कैटर हो रही होती है मतलब तुम ऐसा समझो कि वो कलर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे ब्लू लाइट सिर्फ स्कैटर हो रही है तो ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारी रेड भी हो रही है तो इसलिए रेड दिखता है, ठीक है। तो तुम बेसिकली तुम ऐसा भी समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अब तुम्हारा इंसुलेशन अर्थ पे पड़ गया, तुम्हारे एटमॉस्फेयर से निकला, अब तुम्हारे अर्थ पे पड़ गया, ठीक है। तो अर्थ पे क्या होगा, तुमको ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इंसोलेशन तुम्हारे अर्थ में बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसको हमने भी देखा था, ठीक है। तुम्हारे ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होगा, तुम्हारे इक्वेटर में थोड़ा कम होगा। अब क्यों होगा ये मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे 320 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 70 वाट पर मीटर स्क्वायर तक ये जाता है, ठीक है। तुम्हारे पोल्स में इतना रहता है, ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा रहता है इतना। तुम्हारे मैक्सिमम जो इंसोलेशन होती है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में होती है। पहले सुन लो क्यों होती है, मैं तुमको अभी एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे सेम लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा होगी, तुम्हारे ओशन में कम होगी, ठीक है। तो अब पढ़ लिया, अब एक एक को तोड़ के समझेंगे, ठीक है। तुम्हारे ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा एक डायग्राम देखो पहले, तुम्हारी जो सन रेज हैं वो इक्वेटर पे मैक्सिमम पड़ती है, ठीक है। तुम्हारे ट्रॉपिक्स में उससे थोड़ा कम और पोल्स में सबसे कम। ये क्यों होता है इसको हमने देख लिया, ठीक है। तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा अगर यहाँ इक्वेटर पे पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंसोलेशन होना चाहिए,
लेकिन तुम ये समझो तुम्हारे इक्वाटोरियल क्लाइमेट में, जो इक्वाटोरियल वाला तुम्हारा क्लाइमेट है वहाँ पे तुम्हारे ओशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो इक्वाटोरियल वाला प्लेस है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे मैक्सिमम ओशंस, यहाँ पे लैंड उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ जब मैक्सिमम तुम्हारा ओशंस हैं तो उनकी वजह से क्या होंगे, उसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे बादल बनेंगे। और बादल से क्या होता है, तुम्हारे एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी कम होती है, ठीक है। वो सनराइज को आने देंगे क्या नीचे तक, नहीं आने देंगे, बादल ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे इंसोलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इंसोलेशन कम हो गया तो इससे ज़्यादा किसके पास था, ट्रॉपिक्स में था। तो ट्रॉपिक्स में अब तुम्हारा इंसोलेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम्हारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में क्यों होता है, क्योंकि भाई मान लो ट्रॉपिक्स में भी थोड़े बहुत तो बादल होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत तो होंगे सब जगह पे। लेकिन जो तुम्हारा डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गए तुम्हारे, ये जितने भी सहारा दिख रहे हैं, थार दिख रहे हैं, गोबी हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारे ये हो गए। तो ये तुम्हारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इसमें से कुछ डेजर्ट हैं, कुछ सेमी डेजर्ट हैं। अब क्या होता है सेमी डेजर्ट में, उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है तुम्हारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, जहाँ पे ये डेजर्ट आते हैं, यहाँ पे बादल भी उतने नहीं रहते हैं, यहाँ पे बादल भी कम है। तो डायरेक्टली इंसोलेशन पहुँच पाएगा क्या, हाँ भैया बिल्कुल पहुँचेगा यहाँ तो इसीलिए यहाँ पे इंसोलेशन तुम्हारा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी मैं मानता हूँ तुमको ये चीज़ तो समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, सेम लैटिट्यूड में तुम्हारे लैंड में ज़्यादा इंसोलेशन होगा तुम्हारे ओशन से। इसके दो रीज़न हैं। तुम्हारे ओशंस के पास क्या होता है, ओशंस के ऊपर तुम्हारे बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं ओशंस के ऊपर तो वहाँ इंसोलेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। और लैंड में तुम्हारे उतने थोड़े बादल कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ इवापोरेशन कम होता है तुम्हारे ओशन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। ओशन में ज़्यादा होंगे, लैंड में कम इवापोरेशन होगा, तो लैंड में कम बादल बनेंगे, ओशन में ज़्यादा बादल बनेंगे, ठीक है। तो लैंड में इंसोलेशन ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, तुम्हारा लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। इसका हमने एक तालाब वाला एग्जांपल देखा था, ठीक है, कि गर्मी के टाइम पे तुम अगर तालाब के किनारे चलोगे तो अगर तुम नंगे पाँव चलोगे तो वो गर्म रहेगा, लेकिन तालाब का पानी देखोगे तो वो ठंडा रहेगा। क्यों, जो पानी है वो ठंडा भी आराम से होता है और गर्म भी धीरे धीरे ही होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे ही होता है। लेकिन जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारे लैंड में इंसोलेशन ज़्यादा होगा तुम्हारे ओशन के पास, अगर दोनों सेम लैटिट्यूड में हैं तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ आई होगी। अगर इसको यहाँ पे देखना है तो ये तुम्हारा सेम लैटिट्यूड है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो इंसोलेशन है वो कम होगा तुम्हारे यहाँ के इंसोलेशन से, तुम्हारा लैंड में जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब देखो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब तुम्हारी कहाँ पहुँच गई सनरेज, तुम्हारी सनरेज पहुँच गई हैं ज़मीन तक। अब ज़मीन तक पहुँच गई हैं, अब ज़मीन अब क्या करेगी, अब कुछ टाइम बाद वापस उसको रेडिएट बैक करेगी, ठीक है। तो अब ये रेडिएट बैक कैसे करेगी, देखो, अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड अप बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द अर्थ इन लॉन्ग वेव फॉर्म। अब क्या होगा, अब तुम्हारी लॉन्ग वेव फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा। ये हमने बात की थी शुरू में, तुम्हारी आती शॉर्ट वेव में है, फिर जाती तुम्हारी लॉन्ग वेव में है, ठीक है। शॉर्ट वेव में कैसी आएगी, तो ऐसे तुम्हारी शॉर्ट वेव के फॉर्म में आएगी, अगर तुमको मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो, ठीक है। ये तुम्हारे लैंड में आई और यहाँ से फिर तुम्हारी लॉन्ग वेव के फॉर्म में जाएगी। अब ये कितना समझ आया तुमको मुझे नहीं पता, जैसे ये तुम्हारी वेवलेंथ का तुम्हारा फॉर्म होता है, बस मैंने तुमको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ऊपर से जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये किस किस प्रोसेस से होता है ये देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, अर्थ गर्म हो गई तो जस्ट अपने ऊपर वाली जो उससे टच करते हुए जो लेयर है उसको गर्म करेगी, ठीक है। तो जो ऊपर वाली जस्ट ऊपर वाली लेयर को गर्म करा तो वो हो गया तुम्हारा कंडक्शन। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा गैस है, ठीक है, इसको अर्थ मानो, रुको, हाँ, ये तुम्हारी अर्थ है और ये तुम्हारे अर्थ के जस्ट ऊपर वाली लेयर, ये वाले की बात करूँ, जस्ट अर्थ के ऊपर वाली लेयर। तो ये जो अर्थ है जस्ट अपने ऊपर वाली लेयर को जब गर्म करेगी, उसके कांटेक्ट में जो लेयर है उसको गर्म करेगी, तो ये प्रोसेस होती है तुम्हारी कंडक्शन, ठीक है। अब तुम डेफिनेशन पढ़ सकते हो, डेफिनेशन में कुछ ऐसा नहीं है, जो मैंने बोला बस वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन। अब कंडक्शन के बाद आता है तुम्हारा एक और चीज़ होती है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होती है, तुम्हारी मान लो अब ये वाली लेयर जो है, जो ये वाली लेयर है, कौन सी, ये वाली, एक मिनट रुको, जो ये वाली लेयर है अब, ठीक है, जो डॉट 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 तुमको दिख रहे हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं सबसे पहले ये गर्म कर रहे हैं। अब ये क्या होंगे, ये ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाले एरिया को गर्म करेंगे, ठीक है। तो जो एक लेयर है जब वो ऊपर वाली लेयर को गर्म करती है तो वो होता है तुम्हारा कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन क्या बोल रहा है तुम्हारा, द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ
राइजेस वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। ये तुम्हारी जो अब जो गर्म हो गई है, जो कांटेक्ट में थी अर्थ से, अब क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म क्या हो गई तो क्या होगी, ऊपर उठेगी, ये तुमको पता है, ठीक है। गर्म हवा ऊपर जाएगी, और जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, ऊपर की लेयर को भी गर्म करेगी, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और इसके बाद एक और प्रोसेस होती है तुम्हारी, जो होती है एडवेक्शन। अब एडवेक्शन क्या होता है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये तो हमने वर्टिकल मूवमेंट देखा, ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन तुम्हारे वर्टिकल मूवमेंट हो गए। अब ये क्या होता है, तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। कैसे होता है, तुम्हारा जब एयर एक पोजीशन से दूसरे, मतलब एयर ऐसे वर्टिकली मूव करती है तुम्हारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मैंने तुमको बोला था ये चीज़ मैं समझाऊंगा, उस टाइम अपन ने नहीं समझी थी ये चीज़, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, तुम्हारा एक जगह की एयर गर्म हो गई, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब गर्म कैसे होगी, तुम्हारे इंसोलेशन से गर्म हुई मान लो, ठीक है। तो इंसोलेशन के बाद जो तुम्हारा कन्वेक्शन या कंडक्शन से तुम्हारी जो लेयर गर्म हुई, ठीक है, अब वो गर्म हो गई, अब क्या होगी, वो ऊपर उठेगी, तो अपना जो नीचे वाला एरिया था वो खाली करेगी। तो अब देखो ये एरिया खाली हो रहा है। अब जो खाली एरिया है, और यहाँ देखो कितना सारा भरा हुआ एरिया है, तो ये भरा हुआ एरिया उधर जाना चाहेगा जहाँ कम वो है, ठीक है। ये नेचर का रूल है, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही होती है तुम्हारे, ठीक है। अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूँ, छोड़ो साइंस की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो ये देखो अब क्या होगा कि यहाँ अब खाली स्पेस आ गया, ऐसा मान लो यहाँ एक गड्ढा हो गया, ठीक है। अब गड्ढे में पानी, यहाँ पे वापस पानी आएगा या फिर हवा आएगी, तुम इस तरह किसी भी तरीके से देख सकते हो। तो एक गड्ढे को भरने के लिए वापस हवा आएगी, ठीक है। तो गड्ढा मतलब तुम्हारा लो प्रेशर रीजन, ठीक है। अब लो प्रेशर को भरने के लिए तुम्हारी वापस हवा आएगी, तो हाई प्रेशर से तुम्हारी ऐसे विंड चलेंगी वर्टिकली, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल विंड्स चलती हैं तुम्हारे, ये बहुत बड़े स्केल में होता है, ये छोटे स्केल में नहीं होता है तुम्हारे। इसी से जो तुम्हारी हवा चलती हैं वो इसी वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है तुम्हारा, इसी को बोलते हैं हम एडवेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एडवेक्शन। और जो तुम्हारी इंडिया में तुम जो लू देखते हो, जो लू चलती हैं, वो इन्हीं की वजह से कारण है। जो तुम्हारी गर्म हवा है वो बह के आती है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब जो तुम्हारा जो अर्थ रेडिएट कर रही है, ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो देखो, द इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ इन शॉर्ट वेव फॉर्म एंड हीट्स अप द सरफेस। द अर्थ आफ्टर बीइंग heated itself become a radiating body. It radiates energy to the atmosphere in form of long wave, ठीक है। अब मैं तुमको उतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस मैं तुमको समझाना चाहता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे। तो अर्थ क्या हो गई, अब भाई इंसुलेट हो गई, अब वो उनको इंसोलेशन मिल गया, तो अब वो क्या करेगी, अर्थ हो गई गर्म, अब अर्थ को होना है ठंडा, तो अब वो क्या करेगी, ठंडे होने के लिए अब वो एनर्जी, वो तुम्हारी हीट या फिर एनर्जी तुम्हारी एमिट करेगी, ठीक है। एमिट करेगी किस फॉर्म में, लॉन्ग वेव फॉर्म में। अब इस लेक्चर में ही ये चीज़ मैं तुमको 3-4 बार चिल्ला के बोल चुका हूँ कि तुम्हारी आती है शॉर्ट वेव फॉर्म में, जाती है तुम्हारी लॉन्ग वेव फॉर्म में, ठीक है। तो तुम्हारी लॉन्ग वेव फॉर्म में एमिट करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो अब ये हो गया तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये तुमको डेफिनेशन अगर पूछा तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा टर्म 2 वाला जो पेपर है वो रिटन पेपर है, MCQ के दिन तुम्हारे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखो अब क्या होगा, तुम्हारे अर्थ अब ऊपर भेजेगी, तो ऊपर भेजते समय उसको क्या क्या मिलेगा, अगर उसने, अब ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है, तो अगर वो रेडिएशन ऊपर भेजती है तो सबसे पहले उसको दिखेगा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ये आउटर स्पेस दिखेगा, ठीक है। तो आउटर स्पेस, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो तुम्हारे अर्थ से आउटर स्पेस जाना चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन बीच में जो हिंड्रेंस आएगा तो कुछ पार्ट तुम्हारे क्लाउड्स और जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्लाउड्स तो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा कुछ पार्ट जाते समय एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, हो सकता है कुछ पार्ट तुम्हारा डायरेक्ट चला जाए, ठीक है। तो बीच में तुम्हारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ पार्ट, तो हम उसको अब समझेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन। तुम्हारा यहाँ पे अर्थ रेडिएशन, वो जो अर्थ का रेडिएशन है जो अर्थ ने लॉन्ग वेव फॉर्म में निकाला, वो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और फिर एटमॉस्फेयर फाइनली जो है, जो एब्जॉर्ब किया, कुछ टाइम बाद वो भी आगे अपने भेज देगा, मतलब ये कुछ एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, फिर कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर आगे भेज देगा उसको स्पेस में। तो जो तुम्हारा अर्थ का बैलेंस था, जितना आया उतना चला गया, ये चीज़ तुम्हारी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। देखो जैसे तुम्हारा यहाँ पे आता है तो तुम्हारे लैंड में 51% तुम्हारा पहुँचता है तुम्हारे, इसको हम हीट बजट में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक बार एक देख लो, तुम्हारा एक जस्ट ग्लांस लेके देख लो, ठीक है। तुम्हारा 51% पहुँचा तुम्हारे अर्थ सरफेस में। अब ये यही 51%, ये देखो ये यही 51%, इसको तुम ऐड करोगे तो 51 ही आ रहा होगा, तो यही 51 तुम्हारा वापस चला जाता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ परसेंट तुम्हारा एटमॉस्फेयर में रह गया, कुछ परसेंट तुम्हारा कहीं और चला गया, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है।
अब देखो हीट बजट ऑफ प्लैनेट अर्थ। अब हम बात करेंगे तुम्हारा जो अर्थ का प्लैनेट, जो अर्थ प्लैनेट है तुम्हारा, उसमें जो हीट बजट है वो क्या होता है। अब हीट बजट, तो अगर मैं तुमको एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म छोड़ दो, जितनी हीट आएगी अर्थ में उतनी हीट चली जाएगी। ये जो हम बार बार ये चीज़ बात कर रहे हैं, यही है तुम्हारा हीट बजट। ऐसे कुछ अलग से कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है हम इसको देख रहे होंगे। तुम्हारा एक बार स्लाइड्स देख लो। स्लाइड्स हम इसमें एक भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरा मैंने एक चार्ट बना के रखा है, बहुत ईजी सा, ठीक है। तो तुम थ्योरी में कहीं पर मत जाना, जितना सब वहाँ पे लिखा हुआ है मैं तुमको पूरी एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो बता रहा है कि तुम्हारी जो टोटल आती है वो हो गया। अब ये कैसे होता है, फिर तुमको ये बताएगा कि ये लाइन पढ़ लो पहले, ठीक है। द अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, ठीक है। इसका वही मतलब है, जितना आएगा उतना चला जाएगा, अर्थ अपने पास कुछ रखता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर ये तुम्हारी स्लाइड्स हो गई। इसमें तुम्हारा बताया 65 यूनिट्स, 17 यूनिट्स, इन सबको हम लोग थ्योरेटिकल तुम्हारे डायग्राम में देख रहे होंगे कि कौन सी कितनी यूनिट कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मत पढ़, ये चीज़ तुम खुद से पढ़ सकते हो थ्योरी के लिए, यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत खास नहीं था, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो टोटल मान लो सन से तुम्हारी कितनी आ रही है, 100% आ रही है, ठीक है। तो उसको पहले अपन नीचे भेजते हैं 100% को और देखते हैं कि ये 100% कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है। तो 100% आई तुम्हारी, ठीक है। तो 34% तो तुम्हारी एब्जॉर्ब बाय अर्थ हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी 17%, अब ये कुछ आई तो कुछ पार्टिकल्स थे, उन्होंने स्कैटर किया डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे हमने देखा था, जैसे लाइट स्कैटर हुई थी तुम्हारी, तो ऐसे जो कुछ पार्टिकल्स ने तुम्हारे रेडिएशन को स्कैटर किया, तो 6% तुम्हारा स्कैटर होकर वापस एटमॉस्फेयर में चला गया और 17% तुम्हारी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अभी हमने कितना देखा, तुम्हारे 100% में से 34% तो डायरेक्ट अर्थ के पास आ गया, ठीक है। तो 34% खत्म हो गया। उसके बाद तुम्हारा कुछ पार्ट ऐसे कुछ पार्ट आया होगा सन से, है ना, तो पार्टिकल्स ने उसको स्कैटर कर दिया डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो उसमें से जो स्कैटर किया तो 17% तुम्हारा एब्जॉर्ब कर लिया वापस अर्थ ने, इनडायरेक्टली विद द मीन्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये स्कैटर्ड रेडिएशन जो जिसको बोलते हैं, अगर तुमसे पूछे स्कैटर्ड रेडिएशन क्या होता है तो यही होता है तुम्हारा, ठीक है। और इसी स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से तुम्हारे 6% वापस तुम्हारे स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, सॉरी स्पेस में चले जाते हैं, ये तुम्हारा स्पेस में चला गया, ठीक है। तो ये पूरा चला गया वापस। इसके बाद तुम्हारा 27% क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कुछ आया होगा तो कुछ डायरेक्टली अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ परसेंट वापस रिफ्लेक्ट हो गया, तो तुम्हारा 27% क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। 2% तुम्हारे अब कुछ परसेंट तुम्हारे पोल्स में भी गिरे होंगे, तो जो पोल्स में गिरे तो आइस तुम्हारे शीशे के जैसे काम करता है, मिरर जैसे, तो वो मिरर ने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया तुम्हारा 2%, ठीक है। और 14% तुम्हारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। हो गया क्या 100%? इतना सा था। हाँ देखो, अगर मैं तुमको एक हिसाब बताऊँ, ये ग्रीन कलर वाले देखो, ठीक है, 35% तुम्हारा, इन सबको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो तुम्हारा 35% आते से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। कैसे? तुम्हारा ये देखो 27% क्लाउड्स कर देते हैं रिफ्लेक्ट, 2% तुम्हारी अर्थ कर दी रिफ्लेक्ट, 6% तुम्हारे जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो उसमें से 6% तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब तुम इन तीनों को ऐड करो तो ये हो गया तुम्हारा 35%। तो 35% तो आया वापस चला गया, इसका हिसाब खत्म, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा 51% एब्जॉर्ब होता है। कैसे? 17% तुम्हारा वो जो स्कैटर्ड थे पार्टिकल उनके वजह से हो गया, ठीक है, और तुम्हारा 34% डायरेक्ट हो गया। ये तो बहुत सिंपल था, 51% हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। और जो बचा हुआ 14% है वो तुम्हारा आया और एटमॉस्फेयर में ही रह गया, ठीक है, वो नीचे अर्थ तक आया ही नहीं, वो एटमॉस्फेयर में ही रह गया। वो कितना? तो वो 14% हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको क्लियर होगी कि एक चीज़ कैसे हुई, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक बेसिक ओवरव्यू कि क्या क्या हुआ, ठीक है। अब देखो तुम्हारे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ये एक बेसिक फंडा लेके चलो। कैसे लेके चलो कि तुम्हारा 100% आया है तो वो 100% चला जाएगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा अर्थ में, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा दिन में रेडिएट हुआ तो दिन भर तुम्हारी अर्थ गर्म होगी, फिर वो रात में वापस वो करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारी होगी। तो ऐसे ही तुम्हारा जितना आएगा उतना जाएगा, ये मान के चलो मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, 100% आया जिसमें से 35% डायरेक्टली चला गया, वो रुका नहीं। 100% आया, 35% तुम्हारा वापस चला गया तुरंत, ठीक है। तो 35% तो तुम्हारा ऐसा ही माइनस हो गया। अब हमको कितने का हिसाब देखना है, तो हमको 65% का हिसाब देखना है, ठीक है। अगर तुम अपनी थ्योरी देखोगे तो तुमको यही चीज़ें दिख रही होंगी। देखो 65 यूनिट्स ये हो गई तुम्हारी, ठीक है, और ये 65 यूनिट्स हो गई। 51 यूनिट्स तुम्हारे वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया। ये देखो हमने 51% पढ़ा है यहाँ पे,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 51%। ये जस्ट मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। 100% हम मान के चले थे कि शुरू में 100% था। 35% तुम्हारा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये हुआ तुम्हारा 35%। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 65% का हिसाब देखते हैं, चलो। ठीक है, ये 35% का क्लियर है, तुमको आया, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब 65% का देखो। इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 51% जो तुम्हारे अर्थ तक पहुंचा। 14% जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में उसको वहीं रहने दो, उसको आखिरी में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, जो 51% तुम्हारे अर्थ में पहुंचा उसका क्या हुआ उसको देखो। ठीक है, तो उसमें से 23% तुम्हारा अर्थ के थ्रू रेडिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से 17% डायरेक्टली स्पेस में चला जाता है तुम्हारा। ठीक है, अब हम 51% का हिसाब देख रहे हैं। तो 51% में तुम्हारा 23% अर्थ ने रेडिएट किया। ठीक है, और जब रेडिएट किया तो उसको वापस रास्ते में पार्टिकल्स मिले। जैसे आए थे वैसे, जैसे आने में पार्टिकल्स मिले थे वैसे जाने में भी वही पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इन भाइयों ने वापस इसको स्कैटर कर दिया। तो 6% तुम्हारा वापस से एटमॉस्फेयर में चला गया। यहाँ पे 6% क्या हुआ था, ये 6% डायरेक्टली स्पेस में गया था, तो इससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो ये 6% क्या होगा, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में चला गया ये 6%। ये देखो प्लस किया, मतलब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्लस हो गया। यहाँ माइनस हो रहा था, मतलब तुम्हारा डायरेक्टली स्पेस में वापस माइनस चला गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का भी तुम्हारा बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा 23%। अब 9% क्या होता है, तुम्हारा टर्बुलेंस और कन्वेंशन जो तुम्हारी जो होता है, जो टर्बुलेंस और कन्वेंशन होता है, उससे तुम्हारा 9% तुम्हारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये जितना भी तुम्हारा ऐड हो रहा है ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है। ठीक है, और कंडेंसेशन से जो तुम्हारा कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, तुमको पता है कंडेंसेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन की मुझे कमेंट्स में बताओ कि नीचे कंडेंसेशन क्या होता है, जस्ट मुझे डेफिनेशन लिख के बता दो। ठीक है, तो ये हो गया। और यार यहाँ तक पहुँच गए वो वीडियो में तो एक लाइक कर देना, क्योंकि वही एक हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स रहता है। ठीक है, तो तुम बता रहे हो कि कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो 19% तुम्हारा कंडेंसेशन में चला गया। अब क्या हो गया, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में आ गया। अर्थ का हिसाब खत्म, तुम्हारा 23% का हो गया, तुम्हारे 9% का हो गया, तुम्हारे 19% का हो गया। अब इन सब के बाद क्या कि सब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में पहुँच गए। 17% तो डायरेक्टली निकल गया। ठीक है, बचा तुम्हारा 6, 9, 19। ठीक है, तो अब इसका हिसाब देखो, तुम्हारा ये इसको मैं ऐड करूं तो ये 28% तुम्हारा यहाँ चला गया। 6% जो एटमॉस्फेयर में था ये चला गया 6%। और याद करो तुम्हारा 14% बचा हुआ था, उसका भी तो हिसाब देखना था। ठीक है, तो वो जो 14% था वो भी तुम्हारे एटमॉस्फेयर में था, तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में इतना हो गया। और ये फाइनली जितना भी है तुम्हारा, ठीक है, इसको तुम ऐड करोगे पूरा तो तुम्हारे पास 65 आएगा। तो ये जो 65 जो तुम्हारा बचा हुआ था जिसका हमको हिसाब देखना था वो वापस चला जाएगा अब तुम्हारा। ठीक है, 17 डायरेक्टली चला गया और ये बचा हुआ तुम्हारा ये भी कुछ टाइम बाद चला जाएगा स्पेस में। तो जितना आया था उतना चला गया। ठीक है, ये हीट बजट तुम्हारा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मतलब इसको मैं जितना आसानी से तुमको बता रहा हूँ उतना आसान है नहीं है। तुम्हारा एनसीईआरटी तुम्हारे बहुत ईजिली एक्सप्लेन करके बताई है। ठीक है, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में है, इसको तुम डायग्राम से देखो, तुमको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अगर मैं तुम्हारा समराइज़ करना चाहूँ तो इनकमिंग में क्या होगा, 100% तुम्हारा अगर इनकमिंग है तो 27% तुम्हारा क्या होगा, 27% तुम्हारे डायरेक्टली अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, 6% तुम्हारे कौन रिफ्लेक्ट करेगा, तो 6% तुम्हारे जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स थे वो रिफ्लेक्ट कर देंगे डायरेक्टली स्पेस में, और 2% तुम्हारी आइस रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड हो गया। अब अर्थ में कितना पहुंचा, अर्थ में पहुंचा तुम्हारा 51%। ठीक है, तो 51% क्या होगा तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है हमने जस्ट अभी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, तो पीछे मुड़ के देखो, तुमको एक एक चीज़ दिख रही होगी। तो ये हो गया। अब आखिरी में 14% जो था वो क्या होगा, तुम्हारा एटमॉस्फेयर में ही आ जाएगा, वो नीचे अर्थ तक पहुंचेगा ही नहीं। तुम्हारे सन से आया, ठीक है, तो अर्थ तक नहीं पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर उसको रोक लेगा, वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में तुम्हारा 14% हो गया। अभी हो गया इनकमिंग। अब आउटगोइंग का भी हिसाब देख लेते हैं। ठीक है, तो 100% आया, अभी आउटगोइंग कितना है, 0 है। ठीक है, तो 35% डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया, तो अब आउटगोइंग कितना हो गया, 35%। ठीक है, तो ये 35 को साइड में रखो। अब तुम्हारा जो 17% था वो तुम्हारा अर्थ डायरेक्टली स्पेस में कर रहा था। कहाँ पे, ये तुम्हारा 17% डायरेक्टली स्पेस में कर दिया। ठीक है, तो अब कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 35 + 17। तुम कैलकुलेटर में ऐड करते जा सकते हो, हमको आखिरी में 100 मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। 28% तुम्हारा टर्बुलेंस और कंडेंसेशन की तरफ से। ठीक है, हमने देखा था तुम्हारा टर्बुलेंस कंडेंसेशन इनकी तरफ से 28 मिल रहा था। 19 + 8 ऐसा कुछ 19 + 9 आ रहा था शायद वहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये टर्बुलेंस कन्वेंशन और कंडेंसेशन इसका हो गया तुम्हारा 28%।
तो ये हो गया तुम्हारा एक हिसाब। अब बचा तुम्हारा 14 और 6% जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में था, ठीक है, ये डायरेक्टली स्पेस में गया, ये वाला और ये वाला तुम्हारा जो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन था वहाँ से आया, और तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है ये एटमॉस्फेयर से आया, ठीक है, और सब फाइनली तुम्हारे स्पेस में चले गए, और ये हो गया तुम्हारा 100% गया। ये 100% आया और ये 100% गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली कैसे 100% आया, कैसे 100% गया। बस तुम लोग ये डायग्राम को अगर एक बार समझ लेते हो तो तुमको एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। और इस चैप्टर का तुमको ये स्लाइड्स का PDF चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे, तो मैं टेलीग्राम में तुम्हारे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया, जितना आया था उसको उतना वापस भेज दिया। तो मुबारक हो, तुम्हारा हीट बैलेंस जो हो गया वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तुम्हारा अच्छे से, कि हीट बैलेंस कैसे होगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, तुम्हारा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो इससे वजह से तुम्हारा एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये चीज़ तो तुमको सबने बताई होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये देखो। तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो तुम्हारी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तुम्हारी आइस मेल्ट हो रही है। तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं, जो तुम्हारी गर्मी है उसको निकलने नहीं देती हैं। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो जो आइस मेल्ट हो रही है तो 2% जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा था आइस से, अब वो कम हो जाएगा क्योंकि अब कम आइस बची है, ठीक है। तो ये 2% जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा था वो कम हो रहा है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं अब एटमॉस्फेयर में बढ़ गई हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो 6% और 14% जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही थी तुम्हारे डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे तुम्हारा 14% एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रही थी, और यहाँ पे हाँ ये 6% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी तुम्हारी। तो ये 14 प्लस जो 6% है अब ये तुम्हारे इसके वजह से बढ़ गया है, ठीक है, तुम्हारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ये चीज़ तुम्हारी बढ़ रही है और जो रिफ्लेक्ट कर रही थी वो घट रही थी। तो ओवरऑल तुम्हारी क्या हो रही है, हीट एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है इसके वजह से, ठीक है। तो यही तुम्हारा रीज़न है तुम्हारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से का, मतलब तुम्हारे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो यही तुम्हारा रीज़न है, अगर तुम एकदम एग्जैक्ट समझना चाहो तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब वेरिएशन इन द नेट हीट बजट ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, एज एक्सप्लेन अर्लियर देयर आर वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस, सम पार्ट ऑफ हैव सरप्लस रेडिएशन वाइल अदर पार्ट हैज डिफेक्ट। अब क्या होता है तुम्हारे, मैंने तुमको शुरू में ही बताया कि जो इंसोलेशन आता है कुछ जगह पे ज़्यादा आता है, कुछ जगह पे कम आता है, ठीक है। तो अर्थ में जो रेडिएशन होगा वो कुछ जगह पे ज़्यादा होगा, कुछ जगह पे कम होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक डेटा बताया कि 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक जो तुम्हारा इंसोलेशन है, यहाँ पे सोलर इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये तुम्हारा सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन, ठीक है। तो 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक इस रीजन में तुम्हारा जो सोलर रेडिएशन है वो सरप्लस में है। सरप्लस ये तुमको दिख गया, ये लाइन जो जा रही है वो सोलर रेडिएशन की है, ठीक है, और ये तुम्हारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक तुम्हारा इंसोलेशन जो है वो एक्सेस में है, और इसके आगे देखोगे तो कम हो जाता है। तुमको पता है पोल्स में कम पड़ती है लाइट, तो पोल्स में तुम्हारा इंसोलेशन वैसे भी कम हो जाता है। और साथ में क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सोलर रेडिएशन से ज़्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हमने देखा था 100% अगर तुम्हारा सोलर रेडिएशन है तो 51% तुम्हारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आता था इसमें से। तो जब इसी का पार्ट है तो ये ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम्हारी बनेगी यहाँ पे जो कोल्ड विंड्स थी, ठीक है, तो इसको तुम्हारी यहाँ से जो हीट है यहाँ ऐसे इससे ट्रांसफ़र हो जाती है। कैसे, इसको रुको मैं तुमको PDF से दिखाता हूँ, तुम्हारे इससे दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, तो जो तुम्हारी ये कोल्ड जो विंड्स हैं ये तुम्हारे ट्रांसफ़र हो जाती हैं तुम्हारे जगह जगह पे, ठीक है। तो एक जगह तुम्हारी हीट नहीं रहती, जो विंड्स रहती हैं, जो हमने बताया था, जो तुम्हारी एडवेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है तुम्हारे, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो तुम्हारी जो यहाँ पे जो हॉट विंड्स हैं वो तुम्हारे ट्रांसफ़र हो जाती हैं उन एरिया में, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है तुम्हारा वो यहाँ तक पहुँच पाता है इसलिए, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी जो विंड्स जो करंट्स, ये करंट्स वाला तो मान लो बाद में आएगा, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे समझ आ रही होगी, ठीक है, ये कन्वेक्शन कैसे होता है तुम्हारा। हाँ चलो ये हो गया। अच्छा अब एक बहुत क्रेजी क्वेश्चन सोचो कि एटमॉस्फेयर इतना सब अगर एटमॉस्फेयर इतना सब करता है, अगर मान लो एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता? ये क्वेश्चन मैं वैसे पहले आंसर कर चुका हूँ, बट फिर से यहाँ पे इस चैप्टर में ज़रूरत थी इसलिए मैं लेके आया। तो अगर विंड नहीं होंगी, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा तुम्हारा, एक तो तुम्हारी विंड ही नहीं होगी, तुम्हारा एटमॉस्फेयर नहीं है तो तुम्हारी विंड को कोई रोक के नहीं रखेगा, एटमॉस्फेयर तुम्हारी बाहर चली जाएगी, तुम्हारी विंड्स बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कोई बैलेंस नहीं रहेगा, टेम्परेचर का कोई बैलेंस नहीं रहेगा, विंड रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा,
तुम्हारा जो साइड सन को फेस कर रहा होगा वो टोटली गर्म होगा, और जो साइड सन के अपोजिट में होगा वो टोटली ठंडा होगा। मतलब एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं, लेकिन तुम कुछ ऐसा सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत क्रेजी सा क्वेश्चन था, मतलब बस तुम्हारे जो सोचने का दायरा है उसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे इसको लेके आया, ठीक है। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट देखो कि जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम्हारा टेम्परेचर, जो तुम्हारा अर्थ का गर्म होना ठंडा होना ये सब तो हो गया, पर जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ में, कहीं पे ज़्यादा थोड़ा सा रहता है, कहीं पे कम रहता है, तो उसका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे आता है भाई, तुम्हारा टेम्परेचर क्यों बढ़ता है क्यों कम होता है, जब तुम्हारा इंटरेक्शन होता है जो इंसोलेशन का तुम्हारे एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, एटमॉस्फेयर और अर्थ के साथ होता है, तो क्या करता है तुम्हारा हीट जनरेट करता है, हीट एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। वो तुम्हारा टेम्परेचर के टर्म्स में मेज़र करते हैं हम लोग। जनरेट क्या होती है, तुम्हारी एनर्जी जनरेट होती है हीट के फॉर्म में, और कितना ठंडा है कि कितना गर्म है ये हम किस में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर में। तो हीट और टेम्परेचर डिफरेंट कैसे ये समझ आया होगा तुमको। जो हीट है तुम्हारा, ये रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर मूवमेंट का तुम्हारे पार्टिकल्स के, कि कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी है पार्टिकल के पास, कितनी कम एनर्जी है पार्टिकल के पास, ठीक है। तो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो उसकी हीट ज़्यादा होगी तुम्हारी, ठीक है। अब एग्जैक्टली तो ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। तो ये हो गया। और कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है, ये कितनी ज़्यादा ठंडी है, ये तुम उसकी वाइब्रेशन देख के नहीं बता सकते, और तुम वाइब्रेशन को मेज़र कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे इसमें यहाँ पे वर्ड्स में लिखी है, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं तुम्हारे टेम्परेचर के कंट्रोल होने में, ठीक है। तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तुम्हारे यहाँ पे नाम बताएं, उनके लैटिट्यूड हो गया, तुम्हारा एल्टीट्यूड हो गया प्लेस का, सी से कितना दूर है ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा ये प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, अभी ओशन करेंट्स क्या होते हैं तुमको ये चीज़ अभी पता चलेगी, मतलब तुमको पता है, बस तुमको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग बताएंगे क्या होता है, ठीक है। और कुछ लोकल एस्पेक्ट्स, कुछ लोकल रीज़न क्या हो सकते हैं, प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं जो चीज़ें, ठीक है। तो लैटिट्यूड कैसे करती है तो तुमको पता है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारी अर्थ है तो यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ पे इंसुलेशन कम पड़ेगा, ये चीज़ तुमको पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलेशन ज़्यादा कहाँ पे होता है, तुम्हारे अर्थ सरफेस में कहाँ कम होता है। तो लैटिट्यूड से कैसे वेरी करेगा ये चीज़ तो तुमने देख ली, ठीक है। अब एल्टीट्यूड कैसे देखो, अब तुमको ये पता है कि अगर ये लैंड है तुम्हारा, ठीक है, मान लो ये जो टेम्परेचर लाइन है ये लैंड है, तो इसके जस्ट वाली लेयर गर्म होगी, ठीक है। फिर तुम्हारे ये कंडक्शन हो गया, तुम्हारे ये कंडक्शन से गर्म हो गई। अब कन्वेक्शन से क्या होगा, ये लेयर ऊपर जाएगी, तो इस यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा गर्म करेगी, फिर से थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पे भी गर्म करेगी। तो ऐसे लेयर बाय लेयर तुम्हारी गर्म करती है, तुमको पता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बिलो, और फिर वो क्या करता है, अपने से ऊपर वाली लेयर को और ज़्यादा गर्म, थोड़ा सा गर्म करता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्मी पहुँचाते जाता है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ जो नीचे वाली लेयर है वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी। इसको ऐसे देखो, जो हमने फ्राइंग पैन देखा था, ठीक है, जो फ्राइंग पैन देखा था जो गर्म हो रहा था तुम्हारे, ऐसे ये गर्म हो रहा था गैस से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नीचे वाली लेयर है ये सबसे गर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे एकदम अगर तुम पैन को टच कर दो एकदम बहुत गर्म होगा, इसके ऊपर वाला पानी थोड़ा सा गर्म होगा। अब तुमने कई बार देखा है पानी गर्म करते टाइम नीचे का पानी गर्म रहता है, ऊपर का पानी ठंडा रहता है, तो सेम चीज़ होगी, इसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी और गर्म होगी, ऐसे हाथ रखोगे तो तुमको गर्म फील होगा, अगर तुम यहाँ पे हाथ रखोगे तो थोड़ा लेकिन हल्का हल्का गर्म फील होगा, ठीक है। तो इस तरह तुम देखें कि मतलब किस तरह ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारा हो गया, तो ये चीज़ तुमको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एल्टीट्यूड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एबव सी लेवल, मतलब कि सी लेवल से ऊपर जाते टाइम तुम्हारा टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ऐसे नापने पे अपन ये समझ आया कि हर 6.5 डिग्री पे, हर तुम्हारे 1 किलोमीटर पे तुम्हारा 6.5 डिग्री कम होते जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम याद रखोगे, ये चीज़ 6.5 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा कम हो रहा है, सेल्सियस, तो ये सेल्सियस भी याद रखोगे कि सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ो तब तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे, देखो तुमको ये पता है कंपेयर टू लैंड तुम्हारा जो सी है वो धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। लैंड तुम्हारा तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत तो नहीं, मतलब कि अगर कंपेयर करोगे तो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो सी के आसपास वाला जो रीजन रहता है, मान लो ये जो सी है, मान लो ये तुम्हारा लैंड है, इंडिया को ही वो ले लो, ठीक है, ये इंडिया का जो तुम्हारा पेनिनसुला रीजन है ये वाला, ठीक है। तो जो तुम्हारा इंडिया का ही रीजन हो गया, जो यहाँ पर मान लो जो ओशन है आसपास, यहाँ तुम्हारा पूरा ओशन है,
ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा लैंड जल्दी गर्म हो गया या जल्दी ठंडा भी हो गया, तो ये जो कोस्टल इलाके हैं, ये वाले जो इलाके हो गए तुम्हारे कोस्टल वाले, यहाँ पे तुम्हारे सी के जो टेम्परेचर उसका फ़र्क पड़ेगा। तो जो सी जो है वो जल्दी गर्म भी नहीं हो रहा है, जल्दी ठंडा भी नहीं हो रहा है, तो मॉडरेट है, मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है। तो ये मॉडरेट जो रहता है टेम्परेचर, इसको मैं मॉडरेटिंग इफेक्ट बोलूँगा, ठीक है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। तो जो सी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती हैं, अब ये क्या होती हैं इसको मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट करो। तो ये जो लैंड ब्रीज सी ब्रीज हैं वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे या लो लेवल पे चेंज नहीं होने देती, ठीक है। अब ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होती है ये देख लो। सी ब्रीज होती है, अब देखो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा जो लैंड रहता है वो दिन में गर्म रहता है, और सी रात को ठंडा अगर होगा तो ठंडा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म नहीं होगा दिन में। तो दिन में क्या होता है, दिन में तुम्हारे जो कोल्ड एयर है तुम्हारे सी से, अब क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे गर्म हवा है ना, यहाँ लैंड से तुम्हारी गर्म हवा, यहाँ लैंड गर्म हो रहा है तो यहाँ से गर्म हवा उठेगी, ठीक है। अब गर्म हवा उठेगी तो इसकी जगह क्या होगा, ये जो ठंडी हवा है वो इस साइड आने लगेगी उसको भरने के लिए, तो गर्म हवा इधर मूव करने लगेंगी। तो जो ये ठंडी हवा जो आती है ओशन से, इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। जहाँ से हवा ठंडी आ रही है उसको बस देखो, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होगा कि लैंड ब्रीज किसको बोलते हैं, सी ब्रीज किसको बोलते हैं। ठंडी हवा जहाँ से आ रही है वो उसी के नाम पे वो ब्रीज होगी। ये कहाँ से आ रही है, ठंडी हवा तुम्हारे सी से आ रही है, तो सी ब्रीज। अब ये चीज़ रात में क्या होती है, अब रात में देखो, रात में तुम्हारा लैंड क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसने रेडिएट कर दी जितनी एनर्जी थी। सी अगर दिन को गर्म हुई है तो गर्म ही रहेगी थोड़ी देर तक, ठीक है। तो सी से क्या होगा, तुम्हारा गर्म हवा आ रही होगी, और तुम्हारे जो लैंड से जो है वो ठंडी हवा उस गर्म हवा के जो वॉइड बना उसको भरने के लिए जा रही होगी, ठीक है। तो जब लैंड से हवा चलेगी रात को ठंडी, तो वो क्या होगी, तुम्हारी लैंड ब्रीज होगी, ठीक है। लैंड से कब चलेगी, जब लैंड ठंडा होगा। लैंड ठंडा कब होगा, तो लैंड रात को ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा, क्योंकि रात को अब जितनी एनर्जी थी सन से उसको मिली थी उसने छोड़ दी, तो अब लैंड क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। तो इस तरह कनेक्ट करते करते चलोगे तो तुमको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये लैंड ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज क्या होती है, तुमको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अगला फैक्टर। देखो अगला फैक्टर क्या है तुम्हारा अगला फैक्टर है एयर मास एंड ओशन करेंट। हो सकता है ये तुम्हारे लिए टोटली नया वर्ड हो। एयर मास क्या होता है भैया, तो एयर मास तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम्हारा एक हवा का गुच्छा होता है बहुत बड़ा सा, ठीक है, जो तुम्हारे ऊपर आते आते एक मतलब कि वहीं पर रहता है, तुम्हारे एक एरिया के ऊपर ही ऐसे रह जाता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी तुमको दिख रहे हैं ये तुम्हारे एयर मास हैं। अब ये MP क्या होता है, ME क्या होता है, MT क्या होता है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इन सब पे मत जाओ, बस इतना देखो कि ये सब तुम्हारे वो हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं इनको, एयर मास है तुम्हारे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि एयर मास क्या होता है। अब एयर मास से फ़र्क क्या पड़ता है, अब मैं तुमको बताऊं कि कुछ जो एयर मास होते हैं वो गर्म होते हैं, कुछ एयर मास ठंडे होते हैं, ठीक है। अब क्यों होते हैं वो बहुत डीप में हो जाएगा, तो मैं वहाँ तक तुमको नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। तो जो कोई भी एरिया जो गर्म एयर मास के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है, अब मान लो जो ये वाला एरिया है जो गर्म एयर मास के इन्फ्लुएंस में आता है, ये वहाँ के टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो जो एरिया गर्म एयर मास के इन्फ्लुएंस में आता है वो उस एरिया को गर्म करता है। ऐसे ही अगर जो ठंडा कोई एयर मास है उसके आसपास का जो एरिया है उसको वो ठंडा एयर मास ठंडा करेगा, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा एयर मास इन्फ्लुएंस करता है इनके टेम्परेचर को, तुम्हारे एरिया के टेम्परेचर को, ठीक है। और ओशन करेंट्स क्या होते हैं, तुम्हारे जो विंड्स चलती है तुम्हारे ओशन पे, इस टाइप से डिफरेंट जो विंड चलती हैं, ठीक है। इसके लिए अपने पास एक वो भी है, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, अगर तुमको क्लियरली दिख रहा है, इस तरह तुम्हारे विंड्स चलती हैं, ठीक है। जो तुम्हारे रेड रेड दिख रही हैं वो तुम्हारे ठंडे विंड्स हो गए, जो तुम्हारी गरम गरम दिख रहे हैं वो रेड रेड जो दिख रहे हैं वो तुम्हारे हॉट विंड्स हो गए, और जो तुमको ब्लू ब्लू या फिर दूसरे कलर के दिख रहे हैं वो तुम्हारे कोल्ड विंड्स हो गए, ठीक है। तो जिस तरफ तुम्हारे हॉट विंड्स चलेंगी वो क्या करेंगी, उस जगह के टेम्परेचर को गर्म करेंगी, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आप इसमें देखो डायग्राम में, तो तुम्हारी ये हॉट विंड्स है, ठीक है। रुको, हाँ ये तुम्हारी क्या हो गई, हॉट विंड्स हो गई, कहाँ गई, हाँ ये तुम्हारी हॉट विंड्स हो गई ऐसे। तो ये जो है तुम्हारे उस एरिया को गर्म कर रही होंगी, ठीक है, ये हॉट विंड्स हो गई। और जो कोल्ड विंड्स हो गई वो तुम्हारे जिस एरिया से जाएंगी उस एरिया को ठंडा करेंगी, वहाँ ठंडी हवा बहेगी, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारे करंट्स चलते हैं। करंट्स कुछ नहीं, तुम्हारे हवा रहती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट तुम नहीं कर पाओगे, हवा ही रहती है जो इस तरह बहती हैं, ठीक है, इनको करंट्स ही बोलते हैं। और एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, जहाँ तुम्हारे कोल्ड करंट और वो तुम्हारे जो वार्म करंट है वो मिलते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, मतलब वहाँ पे तुमको बहुत सारी फिशेस मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे फिशिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा तुम्हारा ये जापान के पास होता है, ठीक है। और भी जगह पे होता है, मेरे को एक ही ये वाला याद था, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने तुमको दिखा दी, 1 मिनट, हाँ चलो, ठीक है। तो ये हो गया।
अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तुम्हारे जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स के हिसाब से हम बात करें तो वो कैसे होता है, ठीक है, तो हम उनकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अगर तुमको चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो दो चीज़ हम कर सकते हैं, एक जनवरी का हम टेम्परेचर देख लें और एक जुलाई का टेम्परेचर देख लें। अगर हम ये दो टेम्परेचर समझ लेते हैं तो हमको बेसिकली ओवरऑल टेम्परेचर समझ आ जाएगा कि जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे कॉन्टिनेंट वाइज, तुम्हारे लैंड वाइज की कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, हमको पूरा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग टेम्परेचर देख रहे होंगे कैसे होता है, ठीक है। तो तुमको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए उसके लिए। तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है तुम्हारी, तो पहले आइसोथर्म, तुम्हारी ऐसी लाइन, एक लाइन बनाई मैंने जो डिफरेंट प्लेस को ज्वाइन कर रही है और उन डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर सेम है, तो ऐसी जो लाइन होती है उसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोथर्म। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी तुमको, आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है। तो आइसोथर्म क्या, एक और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि बेसिकली जो आइसोथर्म होते हैं वो इन एंड ऑल, मतलब कि हर तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत तुमको लैटिट्यूड के पैरेलल ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग कंपेयर करने आ जाते हैं तुम्हारे जनवरी और जुलाई वाले में, ठीक है। तो तुम जब जनवरी के आइसोथर्म देखोगे तो वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि जो पैरेलल दिखते हैं ना, तो वो पैरेलल नहीं रहते, वो काफ़ी ज़्यादा डेविएटेड रहते हैं तुम्हारे जनवरी वाले। और जो जुलाई वाले होते हैं तुम्हारे जून जुलाई वाले, वो थोड़े से ज़्यादा स्टेबल दिखते हैं, मतलब कंपैरेटिवली अगर तुम देखोगे तो, ठीक है। अब देख लो, अब तुमको पता है आइसोथर्म क्या होते हैं, ठीक है। जनवरी और जुलाई का हमको पढ़ना है, तुमको बेसिक डेफिनेशन तुमने देख ली, तुमको ये पता है कि जनवरी में डेविएशन ज़्यादा होता है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब फैक्टर्स को हम लोग अब डायग्राम से देखेंगे। थ्योरी में हम तभी आएंगे जब उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। बाकी हम लोग डायग्राम से ही एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे। तो ये तुमको कुछ बेसिक चीज़ पता है, ये तुम्हारा इक्वेटर है और नॉर्थ वाले रीजन में तुम्हारा लैंड एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये तुमको पता है। और तुम साउथ में देखोगे कि ऑलमोस्ट ओशन है, कुछ जगह पे लैंड है लेकिन तुम्हारा ऑलमोस्ट ओशन है, तो ओशन का टेम्परेचर तुम्हारा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है। तो देखो यहाँ के जो आइसोथर्म होंगे वो ऑलमोस्ट सीधे होंगे, इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही तुम्हारे ये वाले जो आइसोथर्म है, यहाँ पे देखो लैंड आ रहा है, उसके बाद ओशन आ जा रहा है, फिर लैंड आ रहा है, फिर ओशन आ जा रहा है, तो लैंड और ओशन का दोनों का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे जो ओशन रहता है तुम्हारा, ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारा एटलांटिक ओशन रहता है यहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है। क्यों? तुम्हारे वार्म ओशन करंट जो रहते हैं, जो हमने ओशन करंट देखे, तो यहाँ के जो ओशन करंट रहते हैं वो वार्म रहते हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम रहती है तुम्हारा, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई तुम्हारी, तो ये सब क्या करते हैं, तुम्हारे नॉर्दर्न एटलांटिक ओशन को ये गर्म बनाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि मान लो यहाँ पे 12.5 डिग्री आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, इसको पेन से देखते हैं, यहाँ पे तुम्हारा 12.5 डिग्री आया -12.5, ठीक है, -12.5 डिग्री यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे -12.5 हो गया, उससे कम, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सी गर्म है। देखो तुम्हारा 0 डिग्री वाला यहाँ पे आके ले रहा है, तो जब यहाँ 0 डिग्री है तो -12 के लिए ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखो ये -12 के लिए यहाँ से ऐसे ड्रिफ्ट मारेगा और यहाँ ऊपर जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा ओशन है वो गर्म है, तो कम टेम्परेचर के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, तुमको ये तो बेसिक पता है ना कि जो हॉट तुम्हारा इक्वेटर के पास गर्म टेम्परेचर होता है, एक बेसिक ट्रेंड बता रहा हूँ, और तुम्हारा पोल के पास ठंडा रहता है, तो उसको ठंडी के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा ये वाला एरिया गर्म है, तुम्हारा ओशन वाला एरिया, तो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा तो अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। जब उसको यहाँ 0 डिग्री मिला नहीं, लेकिन उसको कितना चाहिए, -12.5 चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा ऊपर डेविएट कर गया। तो अब ये क्यों ऊपर डेविएट किया, तुमको ये समझ आया होगा, क्योंकि ओशन गर्म है तुम्हारे लैंड की कंपैरिजन में। तो जब ओशन में आएगा तो अगर उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, मान लो 0 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 डिग्री पहले तुम्हारा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि सी तुम्हारा ओशन वाला पार्ट है, तो 0 डिग्री उसको ऊपर मिलेगा। लैंड तुम्हारा कंपेरेटिवली ठंडा रहेगा, तो वापस नीचे आ गया आराम से यहाँ पे लेने के लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे उसको 0 डिग्री नहीं मिलेगा, उसको 0 डिग्री से तुम्हारा वो ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए क्या करेगा, वो ज़्यादा ऊपर जाएगा पोल की तरफ। क्यों? पोल ठंडे होते हैं, तो पोल की तरफ उसको मिलेगा 0 डिग्री। फिर यहाँ पे 0 डिग्री मिल गया, फिर वापस लैंड में आएगा। अब लैंड में क्या होगा, लैंड उसको वापस उसको यहाँ पे 0 डिग्री नीचे ही मिल रहा होगा, उसको ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे वेरिएशन होता है तुम्हारे नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न में क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे लैंड ही नहीं है, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रही होती है, ठीक है। और ये थर्मल इक्वेटर क्या होता है तुम्हारा, थर्मल इक्वेटर क्या होता है, देखो एक तो इक्वेटर हो गया जो हमने मैप के हिसाब से बना के रखा है,
ठीक है। लेकिन तुमको पता है जनवरी और जून में जो तुम्हारा सन की पोजीशन रहती है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो जाती है। एक बार सन ऐसे फेस कर रहा होता है, ठीक है, तो जब ऐसे फेस कर रहा होता है तो तुम्हारा सबसे पास तो क्या मिलता है, साउथ वाला एरिया मिलता है। ये तुम्हारे कब होता है, जनवरी में होता है। तो जब साउथ वाला एरिया मिलता है तो यहाँ सन की हीट ज़्यादा आती है, तो इक्वेटर थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है जनवरी वाले टाइम पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है, मतलब थर्मल जो इक्वेटर हमने जिस डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन किया, तुम्हारे टेम्परेचर वहाँ पे जैसा भी रहता है तो उसके हिसाब से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे फेस कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा इक्वाटोरियल टेम्परेचर आएगा जहाँ सन डायरेक्टली फेस करता है, ठीक है। और जून में क्या होगा, यही तुम्हारा ये थर्मल इक्वेटर ऊपर चला जाएगा। क्यों? इस बार सन ये तुम्हारे नॉर्थ को ज़्यादा अच्छे से फेस कर रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे भी तुम्हारे देखो उसके कंपैरिजन में अगर तुम यहाँ के हिसाब से कंपेयर करो तो ये फिर भी स्टेबल है, मतलब यहाँ पे भी वेरिएशन है बट स्टिल तुम्हारे उसके हिसाब से जनवरी के हिसाब से ये काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। तुम्हारे साउथ में तो वही मतलब कि ऑलमोस्ट स्टेबल है तुम्हारे, ठीक है, जैसा था। लेकिन नॉर्थ में यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो वो क्यों आता है ये देखो। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये एक चीज़ बताना भूल गया, तुम्हारे जनवरी वाले में कुछ चीज़ें बता के रखिए, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे कुछ टेम्परेचर में, जैसे तुम्हारे 60 डिग्री ईस्ट में अगर जब उन्होंने टेम्परेचर नापा तो वहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि तुम्हारे 80 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री नॉर्थ में तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मतलब इस रेंज में उनको ऐसे सीधा उनको आइसोथर्म मिला, ठीक है। तो यहाँ पे उनको -20 डिग्री मिला इस लाइन पे। तो एक बेसिक तुम्हारा डेटा दिया हुआ है, तो ऐसे ही तुम्हारे कुछ ऐसे और बताया गया है। अब और क्या खास चीज़ बताइए कि जो तुम्हारा इक्वाटोरियल टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा 27 डिग्री रहता है ओशन के पास, 24 डिग्री तुम्हारे ट्रॉपिक्स के पास रहता है, और 2 से 0 डिग्री तुम्हारे मिडिल लैटिट्यूड, और -18 से -48 तुम्हारा यूरेशियन कॉन्टिनेंट इंटीरियर पे। अब ये क्या हो गया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट इंटीरियर, तो ये वाला पार्ट जो हो गया तुम्हारा, ठीक है। यूरेशिया मतलब क्या हो गया, तुम्हारा यूरोप और एशिया मिला के, तो उसका जो इंटीरियर कॉन्टिनेंट हो गया मतलब ये वाला पार्ट जो उसका इंटीरियर बीच वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा टेम्परेचर का रेंज रहता है वो इस हिसाब से रहता है। जस्ट डेटा है, कहाँ पे था मैंने ये बता दिया तुमको, ठीक है। वापस यहाँ पे आ जाओ। तो अब देखो यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मैं तुमको ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये तुमको समझ आया, थर्मल इक्वेटर अब इस बार ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सन डायरेक्टली फेस करेगा इस बार। डायरेक्टली वर्ड सही नहीं है बट तुम्हारे समझाने के लिए मैं बता पा रहा हूँ कि सन ज़्यादा इसको फेस करेगा, ठीक है। अगर तुम इसको साउथ के हिसाब से कंपेयर कर, सदर्न के साथ कंपेयर करोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर के साथ किस महीने में, जुलाई के आसपास में, ठीक है, जब तुम्हारा एपिहीलियन हो रहा होता है तब की बात कर रहे हैं मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा सी से आ रहा है, ठीक है। सी से जब लैंड में शिफ्ट होगा तो अब इस बार इसको लैंड गर्म मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो तुम्हारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा इक्वेटर से ऊपर शिफ्ट हो गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो ये वाला जो लैंड का एरिया है अब ये बहुत ज़्यादा गर्म करेगा, मानोगे, ठीक है। मैंने तुमको बताया था लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो थर्मल जब यहाँ पे जब सनरेज अब डायरेक्टली पड़ेंगी या फिर ज़्यादा पड़ेंगी तो एरिया ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो 10 डिग्री के लिए अगर यहाँ पे आगे जाएगा तो इसको यहाँ पे देखो 20 डिग्री मिल रहा है, उसको क्या चाहिए 10 डिग्री, तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर घटाना है, और टेम्परेचर घटाने के लिए हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे। मैं लाइन को बता रहा हूँ ना, लाइन के साथ क्या होगा, तो ये ऊपर जाएगा इसलिए ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ लैंड में ऊपर रहेगा तुम्हारा, सी में देखो वापस थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है तुमको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा एक और डायग्राम है, इसमें क्या किया है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे जो ये वाला रीजन है, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा एग्जैक्ट डिग्री बता दें तो तुम्हारा, एक मिनट रुको, हाँ ये देखो यहाँ पे तुमको बहुत जगह पे 30 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। कहाँ पे? जो थर्मल इक्वेटर है उसके आसपास तुमको यहाँ पे 30 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा। देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये वाले एरिया में मिल रहा है, तुम्हारे इंडिया में भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तुमको इंडिया दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इंडिया में जो तुम्हारा तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ पर भी तुमको 30 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री का तुमको इस तरह वो मिलते हैं, आइसोथर्म देखने को मिलते हैं। आइसोथर्म मतलब इक्वल टेम्परेचर वाली जगह, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे तुम्हारा ये आइसोथर्म है, ये भी आइसोथर्म है तुम्हारा, बस इसका शेप इस टाइप से दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो अब तुम्हारे यहाँ पे कंपैरिजन किया तुम्हारे हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक डेटा है जिससे इसको तुम देख के आगे निकल सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझना मत, ठीक है। तो यहाँ का दिखाया तुमको 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है, मतलब जो तुम्हारा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। अब ये तुम्हारा -120 प्लस -60 भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंस भी तुम्हारा 60 डिग्री है। और तुम्हारा 120 और 60 इसमें भी तुम्हारा डिफरेंस 60 डिग्री का ही है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस कैसे, उस पर मत जाओ, बस यहाँ का जो मैक्सिमम और जो मिनिमम टेम्परेचर है
उसका जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री के आसपास आता है। और मैक्सिमम और मिनिमम को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारे जनवरी और जुलाई का जो डिफरेंस है ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 60 डिग्री है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री है, ये वाले एरिया में तुम्हारे 40 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है। तो इस टाइप से तुम्हारा एक डेटा दिया हुआ है, उतना तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब एक लास्ट टॉपिक आता है तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे डेटा है, इनको तुम पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा कि इतने डिग्री पे इस टाइप से टेम्परेचर है, इस डिग्री पे इतने टाइप का टेम्परेचर है, तो ये तुम खुद से मार्क कर सकते हो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो रहा होगा। तब होता क्या है, देखो, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एलिवेशन। तुम्हारे हाइट के साथ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तुम्हारा टेम्परेचर घटते जाएगा, तुमको ये चीज़ पता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीज़ तुम्हारी उलट जाती है, मतलब जब तुम ऊपर जाओगे तो तुमको गर्म मिलेगा तुम्हारे नीचे के रिस्पेक्ट में। तो ये जो होता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तब ये तुम्हारे बहुत टाइम के लिए नहीं होता, मतलब ये कि एक टेम्परेरी फिनोमिना है। तुम्हारा नॉर्मल लैप्स रेट तुमको हर जगह देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट एवरी टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ जगह पे कभी कभी, मतलब कुछ जगह पे तो नहीं, मतलब हर जगह पे होता ही है। कभी कभी क्या होगा, तुम्हारे कुछ टाइम के लिए तुम्हारा जो नीचे का एरिया है वो तुम्हारा ज़्यादा ठंडा होगा ऊपर के एरिया से, ऊपर वाला तुम्हारा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता क्यों है, इसके कुछ कंडीशन से पहले तुम्हारा वो, अगर तुम्हारी विंटर की नाइट हो, ठंडी रात हो, ठीक है, स्काई क्लियर हो, तुम्हारा हवा थोड़ी सी स्टिल हो, तो उसका ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हो गई। और ये तुम्हारी जो पोलर एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको एक कंडीशन हमेशा ऑल टाइम मिलती है, विंटरी नाइट, मतलब ठंडी रात उसको हमेशा मिल रही होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है एग्जैक्टली, अब ये देखो, तुमको ये कंडीशन समझ आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये होता कैसे है, देखो, अगर तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारी ये जो लैंड है वो गर्म होगा, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, वार्म एयर ऊपर भेजेगा, ठीक है। वार्म एयर ऊपर भेजेगा तो वार्म एयर ऊपर आ गई, और ये वार्म एयर का जो स्पेस छोड़ के गई उससे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे तुम्हारे। यहाँ से अब हवा चली गई है, हवा कहाँ गई, ऊपर चली गई। तो अब ये वाले एरिया में क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ये वाले एरिया में तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये लो प्रेशर को भरने के लिए ये जो कोल्ड विंड्स हैं यहाँ चली जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो कोल्ड विंड्स थी, ठीक है, रुको, जो कोल्ड विंड्स थी वो यहाँ पे आ गई तुम्हारे, ठीक है। मैं अगर ऐसा बोलूँ कि जो कोल्ड विंड्स थी वो तुम्हारी यहाँ पे आ गई इस रीजन में पूरे, और वार्म विंड्स ऊपर हैं। तो वार्म विंड्स के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो वहीं पे रह गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवा बह नहीं रही है। हमने याद है एक कंडीशन पढ़ा था कि स्टिल एयर रहेगी तुम्हारे, ये स्टिल एयर रहेगी। जब स्टिल एयर रहेगी यहाँ पे तो वार्म एयर ऊपर की वैसे की वहीं पे रह जाएगी, ठीक है, और जो कोल्ड एयर है इसके नीचे आ जाएगी। तो ये जो तुम्हारा इन्वर्जन हुआ, मतलब जो यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि गर्म हवा यहाँ पे होनी चाहिए थे, इसके ऊपर इससे ठंडी हवा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया इसकी वजह से। तो जब ये उल्टा होता है इसको बोलते हैं तुम्हारा टेम्परेचर इन्वर्जन। कैसे हुआ होगा तुमको समझ आया, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। ये वार्म एयर क्यों नहीं गया आगे, क्योंकि विंड्स चल नहीं रही थी, तो एक जगह ऊपर जाके ठहर गया, ठीक है। तो देखो तुम्हारे नॉर्मल ऐसा होता है, वार्म फिर उससे ठंडा, फिर उससे ठंडा, ऐसे चलता है। इन्वर्जन में क्या होता है, तुम्हारा वार्म एयर ऊपर रह गया, ठीक है, क्योंकि हवा चल नहीं रही तो ये यहाँ पे रुक गया आके, और तुम्हारे जो कोल्ड एयर थे वो नीचे रह गए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर इन्वर्जन। तो अब होता क्या है कि अब यहाँ पे जो तुम्हारे जो पार्टिकल्स थे वो हवा के साथ मिलकर तुम्हारा एक एरिया बना लेते हैं, ठीक है। अब ये ठंडा एरिया हो गया, तो जो तुम्हारे जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो तुम्हारे सस्पेंड हो रहेंगे यहीं पे। तो सस्पेंड रहेंगे तो जो तुम्हारे स्मोक वगैरह हैं, ये जितने भी तुम्हारे जितनी भी चीज़ें, स्मॉग, ठीक है, जिसमें तुम्हारा फॉग हो गया, स्मोक हो गई, ये सब हो गई, तो ये सब मिलके तुम्हारे यहीं पे सस्पेंडेड रहते हैं। और इसी की वजह से भाई साहब तुमको फॉग देखने को मिलती है। क्यों, ठीक है। और जो फॉग रहती है उसको मैं बोलूँ कि ये बादल टाइप से ही, तुम्हारा बादल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है फॉग, ठीक है। कोहरा तुम्हारा बादल टाइप से ही होता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, अब बादल बनने के लिए उसको एकदम ठंडे एरिया में जाना पड़ता है, ठंडे एरिया में वो कंडेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको नीचे ही ठंडा एरिया मिल गया, और जब नीचे ही ठंडा एरिया मिल गया तो ये यहीं पे थोड़ा थोड़ा कंडेंस होने लगा। तो जिसको तुम ओस बोलते हो, ओस की बूंद बोलते हो, वो कुछ नहीं, वो ऐसा ही होता है, तुम्हारे फॉग जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है। जो कोहरा रहता है तुम्हारा, वो ऐसे तुम्हारा कोहरा बना रहता है, ठीक है। तो क्योंकि उसको ठंडा एरिया मिल गया तो यहाँ पे तुम्हारा इससे फॉग बन जाता है पूरा इस टाइप से, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि उसको यहीं पे ठंडा एरिया मिल गया, उसको ऊपर जाना ही नहीं पड़ा तुम्हारे ठंडे होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा वो फॉग बनता है। और जब ये फॉग में तुम्हारे जो आसपास की जो डस्ट है, पोल्यूटेंट्स ये सब मिल जाते हैं, स्मोक मिल जाते हैं,
तो ये तुम्हारा जो फॉग वाइट दिखता है वो थोड़ा काला काला दिखने लगता है, ठीक है, इस टाइप से। तो जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ है, तुम्हारी दिल्ली हो गई और भी जो तुम्हारी पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, वहाँ फॉग तुम्हारे कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो तुम्हारा ये वाला जो इन्वर्जन वाला तुम्हारा जो चीज़ मैंने बताई, ये तुम्हारे हिली एरियाज़ में और ज़्यादा कॉमन हो जाती है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये देखो, इसको एयर ड्रेनेज बोलते हैं बेसिकली। तो ये तुम्हारे कोल्ड एयर जो रहती है तुम्हारे, देखो ये यहाँ जो वैली है, यहाँ पे जो विंड्स होंगी वो कंपैरेटिवली हॉट होंगी तुम्हारे ऊपर की विंड से, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में तुम्हारे ऊपर की कोल्ड रहती हैं, ठीक है। तो जब इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये कोल्ड रहेगी, और ये जो हीट है तुम्हारी जो लैंड के जस्ट ऊपर थी वो थोड़ी गर्म होगी, तो ये रेडिएट होकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। और जब ये ऊपर चली गई तो ये कोल्ड विंड्स क्या होंगी, नीचे आ जाएंगी, ठीक है। जब कोल्ड विंड्स नीचे आके यहाँ पे अब बैठ जाएंगी कुछ टाइम बाद, ठीक है, ये आ गई नीचे, और अब ये क्या होगी, यहाँ पे एकदम ऐसे सस्टेन होके बैठ जाएगी। तो यहाँ तुम्हारी क्या हो गई, कोल्ड विंड्स हो गई, ऊपर क्या हो गई तुम्हारी, हॉट विंड्स हो गई। तो ये क्या हो गया, यही तो हो गया तुम्हारा टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यहाँ पे तुम्हारे हिल वैलीज़ में इसलिए तुमको कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो एयर ऐसे ग्रेविटी की वजह से जो नीचे आती है तुम्हारी, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा एयर ड्रेनेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है एयर ड्रेनेज। एयर ड्रेनेज तुम्हारा एक और काम करता है, वो तुम्हारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट डैमेजेस से। कैसे, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे प्लांट्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो करता क्या है, ये जब ये तुम्हारी कोल्ड विंड्स रहती हैं, अगर ये यहाँ पे ऐसे बहती रहेंगी ये तुम्हारे वैलीज़ में, तो ये जो तुम्हारे प्लांट्स हैं ये जमा देंगी इनको अंदर से। तो ये फ्रॉस्ट डैमेज कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वो अंदर से जम जाएंगे तो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन इस एयर ड्रेनेज की वजह से क्या होता है, वो नीचे जाके बैठ जाती हैं नीचे, और जब नीचे जाके बैठ गई तो प्लांट्स जो रहते हैं यहाँ पे वो बच जाते हैं। तो इसलिए वो एयर ड्रेनेज की वजह से यहाँ पे बच रहे होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है तुमको समझ आया होगा, एयर ड्रेनेज का क्या रोल है तुमको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये कुछ नहीं तुम्हारा बताया कि पोल्यूशन का क्या रोल रहता है, तुम इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट तुम्हारा डन होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने सोलर रेडिएशन पढ़ लिया कि कैसे होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, हर एक चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमने हीट बैलेंस देख लिया कि जितना टेम्परेचर आता है तुम्हारे अर्थ में उतना वापस चले भी जाता है तुम्हारा रेडिएशन, ठीक है। तो हीट बैलेंस, हीट बजट हमने देख लिया अर्थ का कैसे होता है। फिर हमने आखिरी में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया कि कौन से कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है, कॉन्टिनेंट नहीं मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा होता है, कहाँ कम होते हैं, तुम्हारे आइसोथर्म क्या होते हैं, ठीक है। और आखिरी में हमने देखा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर भाई पूरा होता है, एक एक कॉन्सेप्ट पूरे समझा दिए। इसके बाद भी तुमको कोई डाउट आता है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करो, बाय।